हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है जी, सब लोगों के ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, ओके। सब लोग ठीक ठाक हैं जी, अपने अपने घरों पे और अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। साथ पता नहीं फ्रीलांसिंग को टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन दे रहा है जी फ्रीलांसिंग को? कौन कौन टाइम दे रहा है? फाइवर को कौन कौन देख रहा है? और बाय रिक्वेस्ट कौन कौन सेंड करता है रोज़ाना? हाथ खड़ा करके बताए ना ज़रा, कितनी बाय रिक्वेस्ट सेंड की हैं या शो कितनी होती हैं? वालेकुम अस्सलाम। कल हम कौन सी वेबसाइट पे काम कर रहे थे? लोकल होस्ट पे हमने एबीसी नाम का शायद बनाया था फोल्डर। एबीसी नाम का फोल्डर बनाया था, उसमें हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था सिर्फ। आज जो है, आज हम इसका डब्ल्यू पी एडमिन देखेंगे। इसके डब्ल्यू पी एडमिन में जाने के लिए एबीसी के बाद डब्ल्यू पी माइनस एडमिन लिखता हूँ मैं, और हमारे पास इसका लॉगिन पेज खुल जाता है। इसको इसके यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमने इसका यूज़र नेम और पासवर्ड रखा था। तो अब हमारे पास इसका डैशबोर्ड खुल गया। अच्छा जी, जैन कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सर बाय रिक्वेस्ट शो हो जाती हैं। हाँ, शो हो जाती हैं, उनको सेंड भी किया करें। रेगुलरली बाय रिक्वेस्ट सेंड किया करें। आप एक दिन के अंदर 10 बाय रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया करें और कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाके पिच करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाके कांटेक्ट करें और उनसे जो है वो ऑर्डर्स लेने की कोशिश करें। अभी जैसे आपकी ही एक वो क्लास फेलो है फरीदा, उसने पहला ऑर्डर माशाल्लाह कंप्लीट भी कर लिया है। तो अब ये है कि जैसे ही उसकी प्रोफाइल के ऊपर एक रिव्यू आ जाएगा, तो उसकी प्रोफाइल को फाइवर खुद से सपोर्ट करना शुरू कर देगा और रैंक करना शुरू कर देगा कि यार ये एक नया फ्रीलांसर है और इसने पहला ऑर्डर अपना कंप्लीट कर लिया 5 स्टार रेटिंग के साथ और रिव्यू भी अच्छा दिया है क्लाइंट ने। तो वो क्या करता है, फिर फाइवर आपकी गिग्स को खुद से बूस्ट करता है और आपको ज़्यादा मार्केट को दिखाता है, ज़्यादा ऑडियंस को दिखाता है। तो जब ज़्यादा ऑडियंस को हमारा स्किल दिख रहा होगा, हमारा प्रोफाइल दिख रहा होगा, तो वहाँ पे हमारे ऑर्डर के जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ाना बाय रिक्वेस्ट सेंड किया करें। इसको अपनी आदत बना लें कि आपने बाय रिक्वेस्ट लाजमी सेंड करनी है। ठीक है, और हमेशा यकीन रखें कि पहला ऑर्डर भी आपको ना बाय रिक्वेस्ट से आना है। बहुत कम और बहुत चंद फ्रीलांसर्स होते हैं जिनको गिग के ऊपर डायरेक्ट ऑर्डर आ जाता है। वो गिग लगाते हैं और क्लाइंट आके आपको आपकी गिग के ऊपर ऑर्डर कर देता है। अक्सर बल्कि 98% जो फ्रीलांसर्स हैं उनको खुद से बाय रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ती है
और बाय रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ऑर्डर आएंगे, देन गिग्स रैंक होंगी। वंस आपकी गिग्स रैंक हो गई स्टार्ट में, तो फिर आप गिग्स के ऊपर डायरेक्टली ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन स्टार्ट में आपको बाय रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट में थोड़ा सा एफर्ट करना है। मैंने आप लोगों को पहले दिन से ही कभी कोई ख्वाब नहीं दिखाया। मैंने आपको कभी ये नहीं कहा कि जी 3 महीनों के अंदर हमारे बंगले तैयार हो जाएंगे, गाड़ियाँ होंगी, ठीक है, तो मतलब हम तो रातों रात माला माल होने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल फ्रीलांसिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। असल में ना फ्रीलांसर्स के हवाले से हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ बड़ी बनी हुई है कि यार ये लोग तो मतलब ये है कि मेहनत करते नहीं हैं, इतने सारे पैसे कमा लेते हैं। वो असल में वो स्टेज होती है उनकी जहाँ पे वो एक कामयाब फ्रीलांसर बन चुके होते हैं। तो लोगों ने उन लोगों को स्ट्रगलिंग दौर के अंदर नहीं देखा होता, जब वो मेहनत कर रहे होते हैं, जब वो रोज़ाना के रोज़ाना बाय रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं, बिड कर रहे होते हैं, उनको प्रोजेक्ट नहीं मिलता। स्टार्ट के अंदर हो सकता है आपको इसके अंदर फ्रीलांसिंग के अंदर जॉब लेने से ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगी वो किसी जॉब में नहीं मिलेगी, वो किसी ऑफलाइन बिजनेस में नहीं मिलेगी, जो आप ऑनलाइन बिजनेस में जितनी जल्दी तरक्की कर सकते हैं और जितना जल्दी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और देखें ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर रोज़ाना इंसान जो है वो कुछ ना कुछ नया सीख रहा होता है। मैं भी रोज़ाना स्क्रीन के ऊपर तकरीबन रात 12-1 बज जाते हैं, तो कुछ ना कुछ रोज़ाना सीख के उठता हूँ। कभी भी इंसान की जो लर्निंग है वो इस फील्ड के अंदर ख़त्म नहीं होती। और इस फील्ड की खूबसूरती ये है कि इंसान रोज़ाना कुछ ना कुछ नया लर्न करता है और रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखता है। और हमारा मोटिव भी, हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि हम रोज़ाना सोने से पहले अपना एहतसाब करें कि आज कोई नई चीज़ सीखी है या नहीं सीखी। चाहे वो HTML का एक टैग ही क्यों नहीं है, चाहे वो CSS की कोई एक प्रॉपर्टी ही क्यों नहीं है, चाहे वो वर्डप्रेस का कोई एक प्लगइन ही क्यों नहीं है, जिससे हमें ये पता लगा है कि ये वो प्लगइन जो है ये फलां फंक्शनैलिटी ऐड ऑन करता है हमारी वेबसाइट के अंदर। बेशक इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें सीखें, लेकिन कम से कम इन चीज़ों को सीखना ज़रूर जो है वो हमें जल्दी से जल्दी सीखना है, ताकि 1, 2, 3, 4 महीने के बाद हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, हम एक पूरी और मुकम्मल और एक प्रोफेशनल वेबसाइट जो है वो डेवलप कर सकें, ठीक है। वर्डप्रेस तो इतना आसान टूल है कि आपने घर पे बैठ के इन लेक्चर्स को रिपीट कर लिया, खुद से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, तो आप 2 से 3 घंटे के अंदर बैठ के एक छोटी सी मामूली सी वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि इसके अंदर आपको ज़्यादा मेहनत करनी जो है वो भी ज़रूरी नहीं होती। स्टार्ट में आपको जो मेहनत करनी है वो आपको अपने क्लाइंट्स के ऊपर करनी है, अपने बिडिंग के ऊपर करनी है, लोगों को पेज करने के ऊपर करनी है कि यार ये लोग हैं, इनको मैं कन्विंस कर सकूं, चाहे वो फाइवर पे हैं, चाहे वो आपके डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, चाहे आप मार्केट के अंदर जाके किसी को कहते हो कि मैं आपकी वेबसाइट बनाऊंगा। तो इन लोगों को थोड़ा सा आपको क्या करना है, इन लोगों के दिमाग में रहना है, बार बार जो है इनको देखना है और बार बार इनको याद दिलाते रहना है कि हाँ मैं भी कोई इंसान हूँ दुनिया के अंदर जो वेब डेवलपमेंट जानता है, जो आपके बिजनेस को ग्रो कर सकता है, जो आपके बिजनेस को डिजिटलाइज कर सकता है, ठीक है। तो लोगों को बताएंगे तो फिर उनको पता लगेगा। कोई भी बंदा खुद से आके आपको जो है वो रीच नहीं करेगा, क्योंकि अभी हम न्यू फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है। जो डॉक्टर होता है, पहले जब नया डॉक्टर होता है तो खुद से जाके उसको लोगों के घरों में या फिर लोगों को खुद से जाके मार्केटिंग करनी पड़ती है कि जी मैं डॉक्टर बन गया हूँ, डिग्री पूरी हो गई है मेरी और अब जो है वो मैं आपका इलाज कर सकता हूँ। तो शुरू में ना लोग उसके ऊपर एतबार नहीं करते, लेकिन जब स्टार्ट में कोई 1-2 क्लाइंट्स उसको मिल जाते हैं और उनको उस डॉक्टर से दवाई लेके शिफा भी मिल जाती है, तो वो क्लाइंट्स जो है ना वो आगे जाकर दूसरे लोगों को भी बताते हैं। अगर किसी का खुदा ना खास्ता कोई हमसाया बीमार हो जाता है या फिर कोई रिश्तेदार बीमार हो जाता है, तो वो उसे कहते हैं फलां डॉक्टर से दवाई लो, वो बड़ी अच्छी दवाई देता है, बड़ी जल्दी आराम आ जाता है। तो इस तरह हमारे एक क्लाइंट से आगे जो है वो क्लाइंट्स हमें मिलती हैं और फिर एक वक्त वो आता है कि उसी डॉक्टर के पास जाने के लिए हमें टाइम लेना पड़ता है, टोकन लेना पड़ता है और फिर हम उससे अपॉइंटमेंट लेके जो है वो अपना इलाज करवा रहे होते हैं। तो स्टार्ट में आपको थोड़ी सी मुश्किलात हैं, स्टार्ट में आपको जो है लर्न करना है, देन अर्न करना है, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको इन मुश्किलात का सामना करना है, ब्रेवली, पेशेंस रखना है और पेशेंटली आपने जो है ना इसको गुजारना है अपने ऊपर से। मसला ये है कि कुछ लोगों के अंदर हौसला और बर्दाश्त जो है वो कम होती है।
उन्होंने क्या किया जी, 4-5 दिन बायर रिक्वेस्ट सेंड की, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उन्होंने समझा कि यार ये तो एमी पागलों का काम है, हम एमी पिच करते रहते हैं लोगों को, कोई रिप्लाई नहीं करता। यहाँ पे आगे जब आप छोड़ देते हैं ना इसको, अपना हौसला हार जाते हैं, इसका मतलब आपने स्टेप बैक कर लिया और आपने फ्रीलांसिंग से आपका दिल उगता गया। मैं सिंपल इतनी सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप फाइवर आपको रास नहीं आता, तो क्या फ्रीलांसिंग फाइवर पे ख़त्म हो जाती है? क्या हमारे पास अपवर्क नहीं है? क्या हमारे पास पीपल पर हार नहीं है? क्या हमारे पास फ्रीलांसर नहीं है? क्या हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं है? क्या हमारे पास ई कॉमर्स की स्किल को ओपन और डायरेक्ट मार्केट के अंदर हम नहीं बेच सकते? क्या हम अमेजॉन एफिलिएट बिजनेस अपने लिए स्टार्ट नहीं कर सकते? क्या हम ई कॉमर्स का बिजनेस अपनी ज़ात के लिए स्टार्ट नहीं कर सकते? क्या हम अपना कोई यूट्यूब चैनल नहीं क्रिएट कर सकते? क्या हम कोई अपना फेसबुक पेज नहीं क्रिएट कर सकते? ये दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान को अपने अंदर समोने की ताकत है और ये हर एक इंसान के लिए रोजगार पैदा कर सकती है। आपका काम सिर्फ इतना है कि डेडिकेटेडली इसको टाइम देना है, डेडिकेटेड होके अपने साथ लॉयल होके आपने जो है वो इसको टाइम देना है। इसके बगैर जो है वो गुजारा मुमकिन नहीं है। आप देखेंगे आप कहाँ जाएंगे, आपने डिग्री कर ली, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर लिए, ठीक है, गवर्नमेंट के पास जॉब्स नहीं है, कितने लोगों को वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दे सकती है? बाकी लोग कहाँ जाएंगे? किसी के तो चलो अब्बा जी का बिजनेस है, जिसके अब्बा जी का बिजनेस भी कोई नहीं है, जिसके अब्बा जी भी मुलाजिम थे, ठीक है, उन्होंने पहले सारी ज़िंदगी नौकरी हासिल करने के लिए मेहनत की, अब उनका बेटा भी करेगा और फिर वो 25 से 30 हज़ार रुपये की नौकरी के ऊपर जो है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक गधे की तरह हाँका जाएगा और बॉस के कहने पे जिएगा, बॉस के कहने पे मरेगा और उसी के कहने पे खाएगा, उसी के कहने पे पिएगा। तो ये कोई ज़िंदगी नहीं है। हमने अपने आप को कुछ ऐसा इस माशरे के अंदर बनाना है कि हम इस माशरे के ऊपर बोझ ना लगें और हम एक सुकून वाली ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकें, ठीक है। तो मतलब ये है कि थोड़ा सा इसको टाइम देने की ज़रूरत है, स्टार्ट में थोड़ी सी इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा इस बात के लिए तैयार कर लें कि हो सकता है मुझे स्टार्ट में सक्सेस ना मिले, हो सकता है कि मुझे ऑर्डर आना स्टार्ट ना हो। हालांकि एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑर्डर आना अभी पहले ही वीक्स के अंदर स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अपने आप को जो नामसाइद हालात हैं उनके लिए भी हमें तैयार रखना चाहिए। अपने माइंड को इस चीज़ के लिए रेडी रखें कि अगर मुझे 2-3 महीने ऑर्डर ना आया तो कोई मसला नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं तो फाइवर के ऊपर पहला ऑर्डर मुझे 6 माह बाद आया था। 6 माह की रेगुलर मेहनत के बाद, गिग्स बनाने के बाद और बायर रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद। क्यों? क्योंकि तब तो कोई बताने वाला ही नहीं था। तब किसी को नहीं पता था बायर रिक्वेस्ट कैसे अच्छी सेंड की जा सकती है, तब किसी को नहीं पता था कि गिग को रैंक कैसे कर सकते हैं, तब किसी को अगर पता भी था तो लोग बताते ही नहीं थे, ठीक है। लोगों का ये माइंडसेट नहीं था कि वो आपको बताए। मैं अगर अपनी बहुत सारी एग्जांपल्स मेरे पास ऐसी हैं कि अगर हम किसी के पास सीखने के लिए जाते थे तो वो अपनी एलसीडी का बटन ऑफ कर लेते थे कि कहीं इसको ना पता चल जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस टूल के ऊपर काम कर रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। तो मतलब ये है कि अगर आप लोगों को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप लोगों को सिखाने के लिए लोग बैठे हुए हैं जो इस फील्ड के अंदर पिछले 6-6, 7-7, 10-10 साल से काम कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है और ये 3 महीने आपकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएंगे। और इस लेवल की लर्निंग आप लोगों की मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि पूरी ज़िंदगी में नहीं हो सकती। अगर आप इन 3 माह में भी कुछ नहीं सीख पाते तो ये 3 माह आपकी ज़िंदगी के बदतरीन 3 माह होंगे। और अगर यहाँ से आपने कुछ सीख लिया तो आप फिर सारी ज़िंदगी इन 3 माह के 90 दिनों को आप लोग जो हैं वो दुआएं देंगे कि मैंने वो ट्रेनिंग जो है वो ज्वाइन करके बहुत अच्छा काम किया था, मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन फैसलों में से एक था। अच्छा जी, चलें जी, अभी भी हमारे पास 11:12 हो गए हैं और 70 लोग भी पूरे नहीं हैं। ये आप लोग सीरियसनेस देख लें अब अपनी। अभी मुझे वो लैब मैनेजर्स का मैसेज आया, 40 लोग कल थे जिन्होंने अपना अटेंडेंस फॉर्म फिल नहीं किया और आज भी अभी 65 लोग हमारे पास मौजूद हैं। तो 11 बजे हमारी क्लास शुरू होती है, तो 11 बजे सब लोगों को यहाँ पे होना चाहिए। मैं 10 मिनट फिर भी वेट करता हूँ और 10 मिनट का टाइम देता हूँ आप लोगों को, फिर भी अगर कोई
नहीं आता, तो अब यहाँ पे आप लोग अपनी जो है वो अपना नुकसान आप लोग खुद कर रहे हो। मुझे कोई नुकसान नहीं है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग पढ़ें या ना पढ़ें, मुझे जो है वो गवर्नमेंट ने सैलरी देते रहना है, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। मतलब ये है कि आप अपने साथ अगर सीरियस हो तो ये ट्रेनिंग आपके लिए जो है वो कोई फ़ायदा आपको दे सकती है, वरना आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद भी ये ग्रुप छोड़ के जा सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। चलें जी, बहरहाल हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आते हैं। स्क्रीन और आवाज़ मेरी क्लियर है? अब आप लोगों को कोई मसला तो नहीं है? इस पर कोई मसला है तो मुझे बता दें, उसको देख लें। स्क्रीन क्लियर है और आवाज़ भी क्लियर है। आज हमने डैशबोर्ड पढ़ना है वर्डप्रेस का, कि वर्डप्रेस में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ वर्डप्रेस हमें देता है कि हम जो है वो उसके ऊपर काम कर सकें। अक्सन और इन, ये आज के लेक्चर्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। कल हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पढ़ा था, तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन एक सर्विस है जिसको हमने देखा था कि फाइवर के ऊपर हम बेच सकते हैं, तो उसको दें आप, फाइवर के ऊपर सर्विस दें आप, क्या मसला है? अब सर्विसेज ही तो पढ़ रहे हैं ना हम, तो अब इन चीज़ों को सीखें और इम्प्लीमेंट करना शुरू करें और ये सर्विसेज बेचना शुरू करें फाइवर के ऊपर। ठीक है जी, चलें आ जाएं ज़रा। अब हमारे पास ये जो डैशबोर्ड है वो खुल चुका है। इसका वर्डप्रेस का जो पहली साइट है, अगर मैं दूसरी जो लाइव सर्वर है उसके ऊपर काम कर लूँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा, आप लोगों को भी ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। rankme.today, इसके ऊपर भी कल हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। ये लाइव सर्वर है जी, लाइव डोमेन और होस्टिंग है, उसके ऊपर हमने इंस्टॉल कर लिया था और कोई इसके अलावा तो कोई काम नहीं किया मेरा ख्याल है। हाँ जी, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट है जो अभी फ़िलहाल नज़र आ रही है हमें रैंकमी टुडे के नाम से, ठीक है। इसको हमने जो है वो थोड़ा सा कस्टमाइज़ भी करना है आज, और साथ साथ हमने ये देखना है कि वर्डप्रेस के कौन कौन से फंक्शंस इसके अंदर मौजूद है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये होम है, ये हमारा होम पेज है जिसके ऊपर ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं आप लोगों को। इसमें एक्टिविटी शो होती है, कोई ड्राफ्ट वगैरह सेव करना है, कस्टमाइज़ करना है, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये है कि आपकी पूरी साइट के जो स्टैट्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आए, पहला जो हमारा सेक्शन है वो है पोस्ट का। जब हम पोस्ट करनी होती है अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर, तो हम पोस्ट वाले सेक्शन के ऊपर आते हैं। पोस्ट का मतलब जैसे फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हैं, सेम वैसे ही है। और इस पोस्ट के अंदर हम आर्टिकल लिख रहे होते हैं अपना, जिसके अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, और उन कीवर्ड्स की बुनियाद पे हम अपने आर्टिकल को रैंक करते हैं और वहाँ से हम गूगल एडसेंस से अर्निंग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एग्जांपल बता देता हूँ। qteen.com मैंने आप लोगों को वेबसाइट दिखाई थी, जो कोर्स के बारे में एक वेबसाइट है। मैं अगर इसको लॉगिन कर लूँ तो लॉगिन इसका मुझे याद नहीं होगा क्योंकि वो दूसरे लैपटॉप में है। चलें यहीं पे देख लेते हैं पोस्ट को। अच्छा, पोस्ट क्या है कि पोस्ट के ज़रिए हम अपना जो कंटेंट है जो पब्लिश करते हैं हम अपनी वेबसाइट के ऊपर, उस कंटेंट को हम कुछ वेल फॉर्मेटेड वे के अंदर प्रेजेंट करते हैं। और जैसे हमने देखा था HTML के अंदर और CSS के अंदर फॉर्मेटिंग करके देखा था, हमने बुलेट पॉइंट्स लगाए थे, हेडिंग लिखी थी, हमने वहाँ पे लिंक्स लगाए थे, हमने वहाँ पे इमेजेस लगाए थे। वो सारे का सारा काम जो हम वहाँ पे टैग्स के ज़रिए करते थे, कोड के ज़रिए करते थे, अब वो काम जो है वो हम यहाँ पे कुछ क्लिक्स से, कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप से जो है वो कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल इसकी पहले भी दे चुका हूँ।
यहाँ पे कुछ पोस्टें आप लोगों को नज़र आ रही हैं, जैसे ये एक पोस्ट है, टॉप 9 बेस्ट हॉट प्लेट्स टू बाय। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले तो इस पोस्ट का टाइटल है, ये एक टाइटल है आप लोगों को नज़र आ रहा है। फिर उसकी एक इमेज है जिसको हम फीचर्ड इमेज बोलते हैं, जो पेज खुलते ही सामने बड़ी सी इमेज नज़र आएगी आप लोगों को, उसको आप फीचर्ड इमेज जो है वो बोला करेंगे। और इसको हम लगाएंगे कहाँ पे, कैसे लगाएंगे, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिर उसके बाद आती है आगे, ये टेक्स्ट आ गया, एक टेबल आ गया जिसके अंदर कुछ इमेजेस लगे हुए हैं, ठीक है, और कुछ लिंक्स लगे हुए हैं। फिर यहाँ पे आगे चलते हैं, एक और हेडिंग आ गई, टेक्स्ट है, इमेज है, और नीचे भी कुछ लिंक्स हैं। ये भी टेक्स्ट है और सॉरी इमेज है, और उसके पीछे बैकएंड के ऊपर लिंक लगा हुआ है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो क्या करेगा, वो अमेज़ॉन के उस लिंक के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर नीचे चलते हैं तो इस किस्म की बहुत सारी फॉर्मेटिंग जो है वो हम इस पोस्ट वाले सेक्शन से करते हैं। तो अभी क्योंकि हमने वर्डप्रेस अभी इंस्टॉल ही किया है, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते ही कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे नजर आएंगी। हेलो वर्ल्ड की एक ऑलरेडी पोस्ट जो है वो की हुई है उसने, मैं उसको व्यू कर लेता हूँ। तो हेलो वर्ल्ड की पोस्ट जो है वो मुझे कुछ ऐसी लग रही है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे मैं एक नई पोस्ट जो है वो क्रिएट करता हूँ और हम देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें, कौन कौन से ऑप्शन हमें मिलते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू करते हैं पोस्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे वो डैपर की पोस्ट थी, dapper.reviews, उसके ऊपर हमने उसी का इमेज उठा लेते हैं यहाँ से। और सबसे पहले हम ऐड न्यू के ऊपर जब आए हैं तो हमने यहाँ पे उसका टाइटल लिखा। टाइटल क्या होता है, जो उस पोस्ट की पहचान होता है और उस पोस्ट को उस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। टॉप 10 हॉट प्लेट्स टू बाय इन 2020, ठीक है। अच्छा जी, तो एक तो ये हो गया, जो भी इसका आपने टाइटल लिखना है लिख लें, बाइंग गाइड, और क्या लिखा हुआ है इसमें, बाइट्स गाइड एंड रिव्यूज लें, टाइटल लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मैं अभी डमी डिस्क्रिप्शन इसी की कुछ डिस्क्रिप्शन जो है वो कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों मेरी वेबसाइट्स हैं तो मुझे कॉपी करने में कोई मसला नहीं होगा। आप लोगों ने कॉपी नहीं करना, ठीक है। आप लोग इसको अगर अपनी कोई कंटेंट लिखना चाहते हैं तो आपको डमी कंटेंट मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। गूगल से आप डमी कंटेंट लिखेंगे तो आपको डमी कंटेंट भी मिल जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख दिया। फिर उसके बाद मैं एक पिक्चर लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है ऐड मीडिया का एक ऑप्शन है। मैं ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह का फीचर खुलता है मेरे पास। सिलेक्ट फाइल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास हमारा माई कंप्यूटर खुल जाता है और इसमें से कोई भी इमेज हम उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं। ये शाकिर साहब का लैपटॉप है, आई डोंट नो इसके अंदर कोई इमेज होगा या नहीं, लेकिन चले देख लेते हैं, हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कोई इमेज हमें मिल जाए। हम पिक्चर्स में जाते हैं तो पिक्चर्स में भी माशाल्लाह से सारे शनाख्ती कार्ड ही रखे हुए हैं इसने। अच्छा जी, और डाउनलोड्स में क्या है, नहीं जी, शाकिर साहब की पिक्चर लगा देते हैं काम करते हुए की। ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए है कि हम किस तरह जो है वो किसी आर्टिकल के अंदर, किसी पोस्ट के अंदर फॉर्मेटिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसको सेंटर लाइन करना है तो यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो सेंटर लाइन हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करना हो आपने तो यहाँ से पकड़ें और इसको जितना मर्जी खींच लें, ठीक है। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि कितने पिक्सल की पिक्चर है, कितने इसकी जो है वो होने वाली है, रेजोल्यूशन जो है वो कम करनी है, ज़्यादा करनी है। ये ऑटोमेटिकली जो है वो वर्डप्रेस इसको मैनेज करता है। फिर इसके बाद अगली बात लिंक्स की है। ये वो काम है जो आप लोगों ने HTML में किए थे। इस तरह के पैराग्राफ्स बनाने के लिए आपको P का टैग लिखना पड़ता था, P का टैग, फिर ये P का टैग इसमें, फिर P का टैग इसमें, और फिर नीचे इमेज लगाने के लिए इमेज का टैग लिखना पड़ता था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर लिंक बनाना होता था हमने, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे जैसे मैं अगर चाहता हूँ कि हॉट प्लेट्स के ऊपर अगर लोग क्लिक करें
तो वो डेपर रिव्यूज़ के हॉट प्लेट्स वाले आर्टिकल के ऊपर चले जाएं। तो मैंने हॉट प्लेट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया और ये आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा है इंसर्ट लिंक का। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो वो कहता है मुझे वो वाला लिंक बताओ जिसके ऊपर तुम लेके जाना चाहते हो लोगों को। तो मैंने डेपर रिव्यूज़ का वो वाला लिंक कॉपी किया, वापस अपनी साइट के ऊपर आया और मैंने इसको ये वाला लिंक जो था वो पकड़ा दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, तो अब वो देखें हॉट प्लेट्स जो है वो हाइपर लिंक्ड हो गया है और जैसे ही लोग आके हॉट प्लेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो उनको जो है यूजर को नेविगेट करवा दिया जाएगा टू द डेपर.रिव्यूज वाले आर्टिकल हॉट प्लेट्स के ऊपर। ठीक है, तो एंकर टैग लगाना भी सीख लिया। फिर उसके बाद अगर हमने नीचे यहाँ पे बात करनी है बुलेट पॉइंट्स की, तो ये देखें बुलेट पॉइंट्स का भी ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद है। मैं यहाँ पे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KPK, तो वहाँ पे क्या करते थे, पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट होती थी, फिर ऑर्डर्ड लिस्ट होती थी। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम के टैग्स होते थे, तो उसके अंदर हम जो है वो 1 बाय 1 पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान को लिखते थे। यहाँ पे मैंने सिंपल एक बटन दबाया और एंटर करके नीचे जो है वो चीज़ों को लेना। मैं चाहूँ तो इसको ऑर्डर्ड लिस्ट में कर लूँ और चाहूँ तो इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट में कर लूँ। फिर उसके बाद बोल्ड का टैग वहाँ पे यूज़ करते थे। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई चीज़ जो है उसको मैंने बोल्ड करना है, जैसे ये नेग्लिजिबल एफर्ट्स का एक वर्ड है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और इधर बी के ऊपर क्लिक कर दिया तो वो बोल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर मैंने किसी को इटैलिक करना है तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको मैं जो है वो इटैलिक कर दूंगा। ठीक है, चलें जी, पहली पोस्ट जो है वो हमारी तकरीबन उसकी जो चीज़ें थी वो हमने सीख ली, उसको हमने अभी फ़िलहाल पब्लिश करना है चेक करने के लिए। ठीक है, पब्लिश किया और यहाँ से मैंने इसको व्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो अभी देखें हमारी जो पहली पोस्ट है वो कुछ ऐसी लग रही है। ये सबसे पहले यहाँ पे टाइटल आ रहा है, ठीक है ये, और फिर उसके बाद वो टेक्स्ट आ रहा है जो हमने लिखा था। और ये देखें हॉट प्लेट्स जो है वो हाइपर लिंक्ड है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कहाँ पे ले जाएगा, डेपर.रिव्यूज के हॉट प्लेट्स वाले सेक्शन के ऊपर। ठीक हो गया, वापस आता हूँ और ये नेग्लिजिबल एफर्ट्स जो था इसको मैंने बोल्ड किया था, यहाँ पे नीचे शाकिर साहब की तस्वीर लगाई थी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान और KPK लिखा था। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक वेल फॉर्मेटेड वे के अंदर हमारे पास मौजूद हैं अब। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो हम कंटेंट को लिखते जाएंगे, फिर इस कंटेंट को कैटेगराइज करते जाएंगे। हम अपनी जो है वो वेबसाइट उसके अंदर कुछ कैटेगरीज क्रिएट कर लेंगे। जैसे आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा डेपर की कैटेगरीज। ठीक है, तो डेपर की कैटेगरीज के अंदर कुछ कैटेगरीज हैं होम एंड किचन की, जिसके अंदर होम और किचन के रिलेटेड जितनी भी पोस्टें हैं वो सारी की सारी इस कैटेगरी के अंदर आएंगी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीनरी है, फैशन है। ये हर एक कंटेंट को कैटेगराइज करने के लिए हम जो है वो कैटेगरीज का इस्तेमाल करते हैं ताकि चीज़ें मिक्सअप ना हो। इलेक्ट्रॉनिक्स को जो लोग देखने आए हैं उनको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ही दिखें, उनको होम एंड किचन की चीज़ें ना दिखें। मैं अगर एग्जांपल उसकी बता दूं, अगर आप यहाँ पे होम एंड किचन के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपको सारी की सारी जो पोस्टें हैं वो होम एंड किचन के रिलेटेड ही नजर आएंगी। देखें, ठीक है, ये कुछ पिलोज हैं घर पे इस्तेमाल करने के लिए, ये ग्लासेस हैं, मार्गरेटा ग्लासेस हैं, ये आयरनिंग बोर्ड हैं इस्त्री करने के लिए। ठीक है, फिर जार ओपनर्स आ गए और ये हॉट प्लेट्स, ये क्यूरिंग कॉफ़ी मेकर्स और ये स्विमिंग पूल है, अबव ग्राउंड पूल जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो ये घर पे इस्तेमाल करने वाली, ये किचन के अंदर इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे ये HDMI केबल है, 4K सिक्योरिटी कैमरा है, ट्रांसमीटर्स हैं, सप्लिटर्स हैं। ठीक है, इस तरह की कंटेंट जो है वो नज़र आते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट थोड़ी सी कैटेगराइज्ड हो जाती है और आपको उन कैटेगरीज के रिलेटेड ही कंटेंट जो है वो उस स्पेसिफिक लिंक के ऊपर नज़र आता है। तो उस तरह का जो चीज़ है उसको क्रिएट करने के लिए इसी पोस्ट के सेक्शन, जब मैंने यहाँ से इसको पब्लिश कर चुका हूँ, इसी पोस्ट का अगला सेक्शन है हमारे पास कैटेगरीज का। यहाँ पे आके हम इसकी कुछ इस तरह की कैटेगरीज को खुद से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक कैटेगरी क्रिएट करता हूँ होम एंड किचन की। ठीक है, होम एंड किचन क्रिएट किया, सिंपल मैंने यहाँ पे होम एंड किचन लिखा और ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया, बस इतना सा काम किया। फिर एक और कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक्स की। मैं यहाँ पे थोड़ा सा
इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी क्रिएट की, उसको भी हमने पब्लिश कर दिया। फिर उसके बाद फैशन की कोई कैटेगरी है, उसको पब्लिश कर दिया। 3 कैटेगरीज हमने जो है वो बना ली। दोबारा से मैं पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर आऊँगा, ऑल पोस्ट के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे उसी पोस्ट को जो मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, देखें पहले सिर्फ हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा था, अब ये वाली पोस्ट जो हम अभी पब्लिश करके हटे हैं वो भी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो मैं इसके ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो वही वाला पेज जहाँ पे हम इसको एडिट कर रहे थे वो हमारे पास खुल जाएगा। और अब आप लोगों को यहाँ पे एक साइड बार के अंदर एक चीज़ नज़र आएगी, कैटेगरीज वाला जो सेक्शन है, उसके अंदर वो कैटेगरीज आएंगी जो हम अभी अभी बना के आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और होम एंड किचन। हम यहाँ से क्या करेंगे कि होम एंड किचन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, होम एंड किचन के ऊपर क्लिक किया तो ये जो है वो होम एंड किचन की कैटेगरी जो है वो इसको लग चुकी है। और इसके बाद ये फीचर्ड इमेज वाला सेक्शन है। मैं क्या करता हूँ कि इसको वही वाला फीचर्ड इमेज लगा देता हूँ जो डैपर के ऊपर लगा हुआ था। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि लेक्चर के दौरान आप लोगों को मैं इमेज बनाना भी सिखाऊं। होम एंड किचन में कौन सा था, हॉट प्लेट्स था। हाँ, यहाँ से मैं इसको सेव इमेज करता हूँ, डाउनलोड्स में पड़ा है और वापस आया। इसको मैंने अब फीचर्ड इमेज लगाना है। एक इमेज यहाँ पे लगा चुका हूँ मैं पोस्ट के अंदर, लेकिन ये फीचर्ड इमेज नहीं है। फीचर्ड इमेज क्या होता है, जो पोस्ट के खुलते ही सामने नजर आता है। ठीक है, तो मैंने फीचर्ड इमेज के ऊपर क्लिक किया, अपलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से मैंने सिलेक्ट करनी है फाइल अब, और यहाँ पे उस फाइल का नाम था टॉप 10 बेस्ट हॉट प्लेट्स। वो फाइल मैंने उसको दे दी और इसको कहा कि सेट फीचर्ड इमेज। तो अब ये उसने उसकी फीचर्ड इमेज ये सेट कर दी है। मैं इसको अब अपडेट करूंगा, पहले पब्लिश किया था, अब मैं इस पोस्ट को अपडेट कर रहा हूँ। वापस आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखें जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो वो वाली जो इमेज है वो यहाँ पे जो है वो बड़ी सी होके नज़र मुझे आ रही है, और बाकी कंटेंट सारे का सारा वैसे का वैसे ही मौजूद है। ठीक है जी, यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई है। हमाद, फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन एंड होस्टिंग अवेलेबल ऑन इंटरनेट, यूज दैट। हमाद, मैंने आप लोगों से मशवरा नहीं मांगा। जो चीज़ मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ना लोगों को, उसी पर रहने दें। आप लोग मुफ्त में मशवरे ना दिया करें। ठीक है, आप ये अपने सारे मशवरे अपने पास रखा करें। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों के ही फ़ायदे के लिए। मैंने कभी भी फ्री वाली होस्टिंग और फ्री वाली डोमेन अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं की। ठीक है, तो इसे आप लोग जो है वो बाज रहें। अगर आपने यूज़ करनी है अपने तई आप उसको इस्तेमाल करें, लेकिन गलत मशवरे देने की तो लोगों को ज़रूरत नहीं है। सर अगर लिंक को न्यू टैब में ओपन करना चाहें तो फिर क्या करना चाहिए? हाँ जी, इस तरह के सवाल किया करें जहाँ पे कुछ लर्निंग हो आपकी भी और दूसरे लोगों की भी। ठीक है, किसी ने आपसे मुफ्त मशवरे नहीं मांगे। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आता हूँ, उस लिंक के ऊपर मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एडिट करने का एक ऑप्शन है। ठीक है, एडिट में जाके मैं इसकी सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो सिंपल मैं इसको क्या करूँगा, चेक कर दूंगा और अपडेट कर दूंगा। इसको अपडेट किया, आर्टिकल को अपडेट किया, तो अब ये न्यू टैब के अंदर ओपन हुआ करेगा। ठीक है, तो वापस आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया चेक करने के लिए, तो ये देखें अब जरा, अब हॉट प्लेट्स जो है वो न्यू टैब के अंदर ओपन हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, मलिक मुअज्जम साहब क्या सवाल पूछ रहे हैं, अगर हम कौन से शेर साहिब हैं कि पिक पहले शो करना चाहते हैं, तो ये क्या सवाल पूछा है भाई, कुछ मुझे भी समझा दो। अगर तो सीरियस डिस्कशन करनी है आपने यहाँ पे तो फिर आप यहाँ पे रहें, नहीं तो आप जा सकते हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। यहाँ पे हम लर्निंग के लिए आए हैं, आप लोगों के बेतुके सवालों के जवाब देने के लिए नहीं आए। अच्छा जी, आ जाए ज़रा वापस। यहाँ पे हम बात कर रहे थे पोस्ट को फॉर्मेट करने की। तो पोस्ट को यहाँ पे हमने टाइटल लिखा, फिर उसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाला, इमेजेस डाले, उसकी फीचर्ड इमेज पोस्ट की। फीचर्ड इमेज जैसे हमने बताया कि हमेशा टॉप पे शो होगी। ठीक है, उसको यहाँ पे मैंने कैटेगरी भी दे दी।
अब मैं ये चाहता हूँ कि उस कैटेगरी का एक ऑप्शन, जैसे यहाँ पे सैम्पल पेज शो हो रहा है, इसी तरह यहाँ पे होम एंड किचन भी जो है वो शो हो जाए। ठीक है, अब शाकिर साहब की पिक्चर टॉप पे शो करनी है तो फीचर्ड इमेज में शाकिर साहब लगा दो, शाकिर साहब की पिक्चर फीचर्ड इमेज में लगा दो, वो हॉट प्लेट्स वाली ना लगाओ, बस सिंपल है इतना सा, इसमें कौन सा मुश्किल काम। फीचर्ड इमेज होती वो है जो आपके टाइटल के बिल्कुल साथ और टाइटल के जो आपकी पूरी पोस्ट को जो है वो दिखा रही होती है और लोगों को उसको देख के पता लग जाता है कि ये जो है वो एक इस इमेज के जरिए उनको एक आइडिया हो जाता है कि इस पोस्ट के अंदर इस टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है। ठीक है, अच्छा जी, वापस आए और यहाँ पे हम बात कर रहे थे कैटेगरी की। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि वो जो कैटेगरी होम एंड किचन की है और इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है वो यहाँ पे मेरे मेन्यू बार के अंदर जो है वो शो हुआ करे। ठीक है, तो उसके लिए अब मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, अपीयरेंस के अंदर एक सेक्शन है मेन्यूज का। ठीक है, अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज का एक सेक्शन है जहाँ पे हमने कल एक मेन्यू क्रिएट किया था, मेन्यू 1 और सैम्पल पेज के नाम से। मैं यहाँ पे जाता हूँ कैटेगरीज वाले सेक्शन के अंदर, क्योंकि कैटेगरीज को मैं वहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ। तो मैंने कैटेगरीज को शो करवाया, इधर व्यू ऑल के ऊपर क्लिक किया और मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स को भी शो करवा दो, फैशन को भी शो करवा दो, होम एंड किचन को भी ऐड टू मेन्यू कर दो। यहाँ से ऐड टू मेन्यू किया तो अब ये देखें, ये मेन्यू के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो गई हैं। ये दो दफ़ा क्यों आ गई हैं भाई, एक दफ़ा कर लें इसको, बाकी डिलीट कर दें। इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और होम एंड किचन। ठीक है जी, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और क्रिएट मेन्यू कर दिया। वापस आते हैं, इसकी डिस्प्ले लोकेशन आई डोंट नो सेट हुई है या नहीं। डिस्प्ले लोकेशन हमने यहाँ से प्राइमरी मेन्यू की और सेव कर दिया। अच्छा जी, तो अब देखते हैं ज़रा, यहाँ पे देखें, अब आप लोगों को होम, सैम्पल पेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और होम एंड किचन की कैटेगरीज जो हैं वो नज़र आ रही हैं। अब जिस भी कैटेगरी के ऊपर जाएंगे, जैसे होम एंड किचन की कैटेगरी पे जाते हैं तो आपको होम एंड किचन में जितनी भी पोस्टें लगी हुई हैं वो सारी की सारी नज़र आएंगी। जैसे अब ये पोस्ट हमने अभी लगाई थी, टॉप 10 बेस्ट हॉट प्लेट्स, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन और उसकी फीचर्ड इमेज वो यहाँ पे उसने दे दिया और बाकी रीड मोर में डाल दिया। जैसे ही हम कोई एक और पोस्ट लगाएंगे वो इसके नीचे शो हो जाएगी, या फिर ये नीचे चली जाएगी वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह दूसरी कैटेगरीज के अंदर भी आप लोग जो है वो पोस्टें लगा सकते हैं। जैसे ये फैशन है, फैशन में अभी तक हमने कोई पोस्ट नहीं की इसलिए नथिंग फाउंड। इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी हमने कोई पोस्ट नहीं की। ठीक है, आई विल मेक योर 20 पोस्ट इन $10, ये गिग भी बना सकते हैं सर? हाँ जी बिल्कुल बना सकते हैं। अभी पहले थोड़ा सा लर्न कर लें, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज जो चीज़ हमने सीखी है उसको हम फाइवर के ऊपर कैसे सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद ये सैम्पल पेज की और होम की अगर ज़रूरत है तो यहाँ पे हम रखते हैं, वरना इसको निकाल देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम यहाँ पे, जैसे मैं अगर बात करूँ कैटेगरीज के अंदर, तो मैं दोबारा से आता हूँ। ठीक है, पोस्ट के अंदर सब ऑप्शन है कैटेगरीज का। अभी जैसे सवाल आया था कि सब कैटेगरी कैसे बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, एक लॉन एंड गार्डन कैटेगरी मैंने बनाई, लॉन एंड गार्डन। लॉन एंड गार्डन लिखा तो उसकी मैंने यहाँ से पेरेंट कैटेगरी सेट कर दी कि ये होम एंड किचन की सब कैटेगरी है। होम एंड किचन के अंदर ही लॉन एंड गार्डन आता है ना, घर के अंदर ही लॉन और गार्डन वगैरह होता है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया और मैंने वहाँ पे सेट किया हुआ था कि ये पेरेंट कैटेगरी फलां बंदे की है। ठीक है, अच्छा, अब मैं दोबारा से मैं मेन्यू के अंदर जाता हूँ जो अपीयरेंस के अंदर मौजूद है। अपीयरेंस में मेन्यूज के अंदर गया, सैम्पल पेज वाली साथ ही रहेगी, रिमूव नहीं होगी। हो जाएगी जी रिमूव, क्यों नहीं होगी। ये देखें, यहाँ से इसको पकड़ा और मैंने रिमूव कर दिया। होम को भी अगर आप चाहते हैं तो रिमूव कर दें। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया एक एक पिक्सल के ऊपर जाके आप चेंजेस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। व्यू ऑल पे क्लिक किया तो अब ये लॉन एंड गार्डन यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको भी मैंने चेक किया और ऐड टू मेन्यू कर दिया। तो अब ये लॉन एंड गार्डन यहाँ पे आ चुका है। मैं अगर रिफ्रेश कर दूँ इसको आप लोगों के लिए पेज पे, तो ये देखें, अब इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम एंड किचन और लॉन एंड गार्डन, तो वो जो होम और सैम्पल पेज था वो निकल चुका है। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये होम एंड किचन की
ड्रॉप डाउन के अंदर ये लॉन एंड गार्डन है कि होम एंड किचन के ऊपर क्लिक करें लोग और वो उनको नीचे ड्रॉप डाउन में लॉन एंड गार्डन नजर आ जाए। जैसे इसकी एग्जांपल यहाँ पे है, होम एंड किचन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो लॉन एंड गार्डन नीचे नजर आ जाता है, वहाँ पे ऊपर मेन्यू में शो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही हॉवर करते हैं होम एंड किचन के ऊपर वैसे ही लॉन एंड गार्डन के ऊपर वो जो है वो उनको नजर आ जाता है। तो इस तरह के ड्रॉप डाउन कैसे बनाने हैं, इतना मुश्किल काम है कि आप लोग सोच नहीं सकते। सबसे मुश्किल काम है ड्रॉप डाउन क्रिएट करना, ठीक है। तो वो मुश्किल काम क्या है कि उठा के इसको हमने यहाँ पर कर देना, ठीक है। इतना सा काम किया और इसको सेव कर दिया। वापस आए, इसको रिफ्रेश किया तो अब देखें वो मेन्यू के अंदर से लॉन एंड गार्डन रिमूव हो चुका है, लेकिन होम एंड किचन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो वो उसके हॉवर के अंदर लॉन एंड गार्डन जो है वो मुझे शो हो जाता है। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ गई है। बिन बाबर कह रहे हैं मेन्यू अंडरलाइन क्यों हो रहा है हॉवर करने पे, तो गलती हो गई है, उससे माफी दे दें, उसको कोई मसला नहीं है, अगली दफा नहीं होगा। वो थीम की सेटिंग है भाई, हर एक थीम का अपना जो है वो लेआउट है, हर एक थीम की अपनी फंक्शनैलिटी है, हर एक थीम का अपना स्टाइल है, ठीक है। आप थीम चेंज कर लें, जिसके अंदर नहीं होता हॉवर आप उसको यूज कर लें, या फिर आप CSS की कोई प्रॉपर्टी लगाएं इसका हॉवर बंद कर लें। अच्छा जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो वो बताएं। पोस्ट करना आ गया सब लोगों को? पोस्ट के अंदर जो जो फीचर्स थे सब लोगों ने समझ लिए कि पोस्ट के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं और वो कैसे कैसे इस्तेमाल करने हैं। मैं दोबारा से एडिट के अंदर जाता हूँ और कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। हमने ऐड मीडिया करना सीख लिया, फिर उसके बाद एक चीज़ है हेडिंग्स वगैरह, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना है अगर टॉप 10 बेस्ट हॉट प्लेट्स, ठीक है, और इसको आपने हेडिंग बनानी है तो फिर कैसे करेंगे? हाँ जी जीशान, हम जो CSS पढ़ चुके हैं पहले, HTML के साथ हमने CSS भी पढ़ी थी, उसको हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ख़ुद से जो है वो इसको यहाँ पे एम्बेड करके अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, करेंगे भी। मुदस्सिर का सवाल अच्छा है। अब से मैं उन्हीं सवालों को देखा करूंगा और उन्हीं सवालों के जवाब दिया करूंगा जो मुझे लगेंगे कि ये सवाल जवाब देने के काबिल है, ठीक है। मुझे आप लोगों के बेतुके सवालों के ऊपर टाइम अगर मैं ज़ाया करता रहा तो मैं सारी ज़िंदगी फिर आप लोगों को वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ही पढ़ाऊँगा, इसके अलावा इससे आगे हम नहीं चल सकेंगे, ठीक है। तो वो जो मुझे लगेगा कि सवाल जो है वो इस काबिल है कि उसको टाइम दिया जाए, उसके ऊपर जो है वो वक्त ज़ाया किया जाए, तो उसी को हम जो है वो लेंगे और उसी का जवाब देंगे। नहीं तो ऐसे आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सर हम जो पोस्ट कर रहे हैं, मुदस्सिर ने पूछा है कि हम जो पोस्ट कर रहे हैं वो होम पर ही होंगी, अगर कोई पोस्ट किसी दूसरे पेज में शो करना हो तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। मैं दोबारा से आप लोगों को इसके होम पेज के ऊपर लेके चलता हूँ। ये हमारा होम पेज है, हमने अभी तक एक पोस्ट की है, ऐसा ही है, और वो एक पोस्ट यहाँ पे होम पेज के ऊपर आके शो हो गई है। इससे पुरानी पोस्ट हेलो वर्ल्ड की थी और वो यहाँ पे शो हो रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं कोई अब नई पोस्ट करूँगा, यहाँ से मैं आप लोगों को पहले वो H1 बनाना सिखा रहा था, मैंने सिंपल इसको सेलेक्ट किया, पैराग्राफ में गया और इसको मैंने हेडिंग बना दिया, तो वो अब H1 की हेडिंग बन गई। अगर मैं चाहूँ तो इसको H2 H3 जैसे भी बड़ी छोटी हेडिंग करना चाहूँ इसको मैं कर सकता हूँ, ठीक है। लें जी, ये हमारी हेडिंग्स हो गई। मैं इसके हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए। तो ये देखें जी, ये अब हमारी हेडिंग यहाँ पे हमें मिल गई है। अच्छा, अब इससे आगे मैं एक और पोस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं नई पोस्ट एक क्रिएट करता हूँ, यहीं से कोई और पोस्ट पकड़ लेते हैं हम, और इस दफ़ा हम इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट पकड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में एक पोस्ट है जी, बेस्ट 4K सिक्योरिटी कैमरा, ठीक है। यहाँ से हमने लिखा बेस्ट 4K सिक्योरिटी कैमरास टू बाय इन 2020।
इसका कुछ कंटेंट मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, वो लिख दिया यहाँ पे, इसका पिक्चर उठा लिया, वो पिक्चर हमने इसके फीचर्ड इमेज में सेट कर दिया, अपलोड फाइल्स, और ये वाला इमेज जो था वो हमने इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया, सेट फीचर्ड इमेज, और इसको यहाँ पे मैंने एक कैटेगरी असाइन कर दी, और वो कौन सी कैटेगरी थी अब, इलेक्ट्रॉनिक्स की, क्योंकि कैमरास जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लाई करते हैं, इसलिए हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी दे दी। यहाँ पे मैं एक हेडिंग भी लिख देता हूँ, ठीक है, कोई भी हेडिंग लिख दें, यहाँ से पकड़ लें कोई भी, जैसे यही है, इसको मैंने कॉपी किया वापस आया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया एज इट इज़। और अब मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ। अच्छा अब पब्लिश कर दिया, दोबारा से मैं rankme.today की वेबसाइट पे गया, तो अब देखते हैं क्या हुआ है। तो अब ये हुआ है कि अब ऊपर जो है वो पोस्ट आ गई कैमरा की, क्योंकि अभी अभी ये पोस्ट की है हमने, साथ ही उसकी वो डेट, जिस डेट को वो पब्लिश हुई है, किस बंदे ने की है, एडमिन ने की है, ठीक है, यूज़र नेम हमने एडमिन रखा था ना, अगर मैंने इसका यूज़र नेम सुफियान रखा होता तो यहाँ पे सुफियान नज़र आ रहा होना था। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी के अंदर ये लाई कर रही है, और क्योंकि मैं लॉग्ड इन हूँ यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे एडिट का बटन आ रहा है। जो यूज़र लॉग इन नहीं होगा, जो सिर्फ विजिट करने आया उसको, वो यहाँ से एडिट नहीं कर सकता इसको, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे रीड मोर का बटन है, रीड मोर करेंगे तो वो एक नए टैब के अंदर आपको जो है वो खोल देगा, इस पूरी पोस्ट को आप जो है वो डिटेल के अंदर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब हुआ ये कि यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाता हूँ, तो क्योंकि मैंने उसको इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी असाइन की थी, तो कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इसके अंदर अब जितनी भी पोस्टें होंगी यहाँ पे एनलिस्ट हो जाया करेंगी, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब इससे आगे चलते हैं। मुदस्सिर ने सवाल पूछा था कि सर हम जो पोस्ट कर रहे हैं वो होम पेज पर ही शो होंगी, अगर कोई और पेज हम बना लें? तो बहुत अच्छा सवाल है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें, अभी जो हम पोस्ट कर रहे हैं वो सारी की सारी होम पेज पे शो हो रही हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि ये पोस्टें जो है वो होम पेज पे शो हों, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि ये किसी और पेज पे जाए, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या करना है, उसके लिए ये करना है कि मैंने पहले एक और पेज बनाना है जिस पेज के ऊपर मैं इन सारी पोस्टों को शो करवा सकूँ, ठीक है। उसके लिए मैं फॉर एग्जांपल ब्लॉग का एक पेज बना देता हूँ। ब्लॉग का पेज आमतौर पे किस लिए बनाया जाता है कि उस ब्लॉग के पेज के ऊपर जो है वो सारी की सारी पोस्टें शो करवाई जाती हैं। तो मैं इस ब्लॉग के पेज को पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं चलता हूँ ज़रा सेटिंग्स के अंदर, और रीडिंग सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर एक सेक्शन है रीडिंग का। रीडिंग सेटिंग्स का मतलब कि आपका यूजर जब आपकी वेबसाइट को रीड करेगा तो आपकी वेबसाइट कैसी लगेगी, वो सेटिंग आपने करनी है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अभी तक जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे वो नजर आ रहा है आप लोगों को, वो है योर होम पेज डिस्प्लेज। क्या डिस्प्ले करता है जी? योर लेटेस्ट पोस्ट। तो जैसे ही लेटेस्ट पोस्ट आती है वो होम पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाती है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारा होम पेज कोई और पेज हो जो हम खुद से डेवलप कर लेंगे, ठीक है। हम कहते हैं कि होम पेज जो है वो एक स्टैटिक पेज होगा, यहाँ से वो होम पेज भी सिलेक्ट कर लें। लेट्स सपोज सैम्पल पेज को अभी हम होम पेज बना लेते हैं, और फिर हम पोस्ट पेज जो है वो ब्लॉग का बना लेते हैं कि जो पोस्ट पेज है वो ब्लॉग होगा, और जो भी पोस्टें होंगी नहीं वो सारी की सारी ब्लॉग के पेज के ऊपर जाया करेंगी। मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट किया और सेव चेंजेस कर दिया, ठीक है। और अब मेन्यू के अंदर भी अगर मैंने उस ब्लॉग पेज को शो करवाना हो तो मैं फिर दोबारा से अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज में जाऊँगा, और ब्लॉग का ये जो पेज है इसको मैं ऐड टू मेन्यू कर दूँगा, ठीक है। ऐड टू मेन्यू किया और सेव मेन्यू कर दिया। दोबारा से आया, इसको रिफ्रेश किया, ब्लॉग का पेज बन गया। तो अब इस ब्लॉग के पेज पे वो सारी की सारी जो पोस्टें हैं वो जाया करेंगी, जो हम किया करेंगे। जैसे ही अब नई पोस्ट आएगी, जैसे ही हम नई पोस्ट करेंगे, वो इस ब्लॉग के पेज के ऊपर जाके ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगी। rankme.today के मेन पेज पे आते हैं। तो rankme.today के मेन पेज को हमने सैम्पल पेज असाइन किया था। ये सैम्पल पेज जो है वो हमारा
जो है वो मेन पेज बन जाए। तो ये देखें सैम्पल पेज का जो भी कंटेंट था वो अब यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे वो पोस्टें जो थी वो अब आपको नज़र नहीं आ रही। इसको आप खुद से फॉर्मेट कर सकते हैं, खुद से एडिट कर सकते हैं, खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं और इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे आपको दूसरी वेबसाइट्स dapper.reviews, Safsky और सजावट के होम पेजेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है किसी को तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो भी सवालात हैं अभी तक आप लोग बता दें। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बता दें, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अभी सिंपल एक सेक्शन हमने पढ़ा है इस वर्डप्रेस डैशबोर्ड का और वो है पोस्ट वाला सेक्शन, कि हम पोस्ट कैसे कर सकते हैं। 2 पोस्टिंग करके देखी हैं हमने, उनको डिफरेंट कैटेगरीज लगाई हैं और उन कैटेगरीज को हमने मेन्यूज़ के अंदर शो अप करवाया है। वेरी गुड। अब ये प्रिंस कौन है भाई? सवाल पूछा है इन्होंने कि सर अगर सैम्पल पेज और ब्लॉग दोनों में पोस्ट शो करनी हो तो बेटा ऐसा ज़रूरत हमें पेश नहीं आती। ठीक है, सवाल वो क्या करो कि जिसका कोई तुक भी बनता हो। वेबसाइट के ऊपर आप सेम पोस्टें 2 पेजेस के ऊपर क्यों शो करवाओगे? ऐसी को तुक बनता नहीं ना। हम जब एक पेज बना दिया तो दूसरा पेज उसी डिज़ाइन का और सेम उसी कंटेंट का बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। सर जी ये सारी प्रैक्टिस लोकल होस्ट वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे नहीं हो सकती क्या? हो सकती है, लेकिन मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि ड्यूरिंग द लेक्चर फिर कहीं पे प्लगइन इंस्टॉलेशन का कोई मसला आ जाता है जैम्प के ऊपर, प्लगइन इंस्टॉल नहीं होता, कहीं पे सर्वर एरर आ जाता है। तो वो जैम्प जो है वो बहुत जो है वो आप कह लें कि छोटी चीज़ है वर्डप्रेस के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आप लोगों को कि अगर आप पेंटियम 4 के ऊपर जो है वो विंडोज़ 10 को करने की कोशिश करेंगे तो वो ऐसे ही है जैसे आप जैम्प के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं। कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं आप। मैंने रिकमेंड आपको किया था कि आप जो है वो एक छोटी सी डोमेन होस्टिंग ले लें। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए अपने अब आइंदा आने वाले दिनों में आप लोगों ने काम तो करना है ना, इम्प्लीमेंटेशन तो करनी है। आपने ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी बनानी है, आपने अमेजोन वेबसाइट्स भी बनानी है, आपने अपनी कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, कोई बिजनेस वेबसाइट बनानी पड़ सकती है। तो उसके लिए आपको डोमेन होस्टिंग तब भी लेना पड़ेगी। तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस ही लाइव सर्वर के ऊपर करते हैं तो वो ज़्यादा मज़ेदार काम हो जाएगा और ज़्यादा जो है वो आपके लिए ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। मुझे नहीं पता कि वो कितने पैसे बनते हैं उसके, लेकिन वो इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं होते। 5-6 हज़ार रुपया तो आप लोग एक दफ़ा के लिए जाओ तो आप जो है वो पिज़्ज़े के ऊपर उड़ा के आ जाते हो दोस्तों के साथ। तो ये पूरे साल के लिए आपने जो है वो 5-6 हज़ार रुपया देना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल काम है ये। अगर मैं इसका सबसे बड़ा पैकेज जिसके अंदर वो अनलिमिटेड वेबसाइट्स कह रहा है कि आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, आपने सिंपल डोमेन लेनी है तो वो भी 499 का मिल रहा है आपको। 499 मल्टीप्लाई बाई 12 कितने होते हैं? 5988। हाँ जी, तकरीबन 6,000 रुपया बनता है। ठीक है, तो 6,000 रुपया अगर आप के अंदर आपको पूरे साल के लिए एक लाइव सर्वर मिल रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा है। इतने पैसे तो आप लोग उड़ा देते हो आराम से अपने दोस्तों के साथ एक दफ़ा के खाने में। कफील आप सेम यही काम लोकल होस्ट पे करोगे, लोकल होस्ट पे भी यही चीज़ें हैं। मैं अभी ये जो काम किया आपको लोकल होस्ट पे करके दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये देखो, लोकल होस्ट पे जाता हूँ मैं, ABC वो फोल्डर था /wp-admin, तो इसके ऊपर भी सेम उसी तरह का डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। पोस्ट का सेक्शन है, ठीक है, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज, टैग्स। फिर अपीयरेंस के अंदर जाते हैं तो मेन्यूज़ का ऑप्शन है, सेटिंग के अंदर जाते हैं तो रीडिंग का ऑप्शन है। यही चीज़ें हैं, हमने वहाँ पे भी पढ़ी हैं। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन मसला आता है जब हम
कुछ हैवी प्लगइन्स इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं ना जैप के ऊपर और लोकल होस्ट के ऊपर, तो फिर मसला आता है। इसलिए मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया है कि एक डोमेन होस्टिंग, एक लाइव सर्वर जो है वो खरीद लें, उसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट भी बनाएं, आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और वो जो है वो प्रोफेशनली भी अच्छा है। जब आपने एक पोर्टफोलियो तो बिल्ड करना ही है ना, एक फ्रीलांसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो उसका पोर्टफोलियो है। तो पोर्टफोलियो लोगों के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कम से कम कुछ हो। देखें, एक मिस्त्री के ऊपर ना कोई तब तक यकीन नहीं करता, कोई अपना घर उसको बनाने के लिए नहीं देता जब तक वो देख नहीं लेता कि इस मिस्त्री ने ऑलरेडी कोई घर बनाया है या नहीं। अगर कोई मिस्त्री है और वो आके आपको कहे कि आज तक मैंने कोई घर नहीं बनाया लेकिन मैं आपका घर बना दूंगा, तो कोई बात इस उस पर यकीन करेगा? कोई उसको अपना घर बनाने के लिए ऑर्डर देगा? तो आप अगर एक वेब डेवलपर है और आपकी कोई अपनी वेबसाइट ही नहीं है तो कौन कहेगा कि आपको कि आप वेब डेवलपर है? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी को जाके पिच करना है कि भाई मैं तुम्हारी वेबसाइट बना दूंगा, उससे पहले जरूरी है कि आपने अपनी वेबसाइट बनाई हो, अपने लिए तो कुछ काम किया हो कम से कम। बिल्कुल कर सकते हैं। अभी अभी जो काम किया लोकल होस्ट पे वो इजीली हो जाएगा, लेकिन मसला तब आएगा जब मैं कुछ हैवी प्लगइन्स और थीम्स वगैरह इंस्टॉल करूंगा तो। हाँ जी, मुबारक अली, जब आपने उसको करना होता है रीन्यू, तो फिर वही बंदा जो है वो आपको रीन्यू करके दे देता है। मुतैयब, अब ये इसी तरह के कुछ मसले हैं। अब जैसे ये मुतैयब कह रही है कि सर आई कांट ओपन माई यस्टरडे वर्क, लोकल होस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो ये इन्हीं मसाइल की वजह से मैंने जो है वो आप लोगों को रिकमेंड किया है कि लाइव सर्वर ख़रीद लें और उसी के ऊपर जो है वो आप प्रैक्टिस करें और उसी के ऊपर अपनी वेबसाइट्स बनाएं। अच्छा जी, लेक्चर की तरफ दोबारा आए वापस। अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आगे चलें, इससे आगे बात कर लेते हैं। अगर अभी तक कोई मसला है, कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये देखे ना कितनी चीज़ें उसने दी हैं यहाँ पे, मैंने तो देखा भी नहीं है। 5 GB स्पेस है, कभी ख़त्म ही नहीं होती 5 GB तो। ईमेल अकाउंट्स अनलिमिटेड हैं, डेटाबेसेस अनलिमिटेड हैं, ऐड ऑन डोमेन्स अनलिमिटेड हैं। ऐड ऑन डोमेन्स होती हैं कि आप इसी होस्टिंग के अंदर और कितनी डोमेन्स जो हैं वो चला सकते हैं। तो आपने होस्टिंग एक ही दफ़ा लेनी है, डोमेन्स जितनी डोमेन्स लेते जाएंगे आप उतनी वेबसाइट्स जो है वो इसके ऊपर चला सकते हैं। फिर उसके बाद फ्री SSL सर्टिफिकेट भी साथ दे रहा है। SSL सर्टिफिकेट के लिए आपको अलहदा से पे करना पड़ता है, लेकिन ये वाली जो होस्टिंग है वो साथ ही आपको SSL सर्टिफिकेट भी देती है। और ये मैंने आप लोगों को इसलिए रिकमेंड किया है कि यहाँ से परचेज करना आप लोगों के लिए ईजी है। आप लोगों को कोई ऑनलाइन जो है वो पेनियर से डॉलर्स जो है वो आप लोगों को मंगवाने नहीं पड़ते, या फिर डॉलर्स के अंदर पेमेंट नहीं करनी पड़ती है ऑनलाइन। कई लोगों के पास बैंक अकाउंट या कार्ड, ATM जो है उसका ऑनलाइन सेशन ऑन नहीं होता, तो कार्ड लग नहीं रहा होता, फिर उनको मसले आते हैं परचेज करने में। यहाँ पे आप सिंपल जैज़ कैश और इजी वैसा के जरिए उसको पेमेंट करके आप जो है वो डोमेन और होस्टिंग खरीद सकते हो। इसलिए मैंने आप लोगों को ये जो है वो होस्टिंग रिकमेंड की है। फिर दूसरा ये है कि ये स्टूडेंट है मेरा, कहीं पे कोई मसला आता है आप लोग मेरा नाम लेके उसे कह सकते हो कि भाई ये मसला आ रहा है, मुझे बताओ, इसको सॉल्व करो जल्दी से जल्दी। जाके उसको गर्दन से पकड़ तो सकते हैं ना। सर पोर्टफोलियो के लिए सिंपल एक होस्टिंग एंड डोमेन सही है। हाँ जी, डोमेन तो एक ही होगी, लेकिन कोशिश करेंगे होस्टिंग का ना, होस्टिंग का कोई पैकेज ऐसा खरीद ले जिसमें कल को आपको कोई और डोमेन्स भी अटैच करनी पड़ती हैं तो आप कर ले, ठीक है। बार बार फिर आप होस्टिंग खरीदेंगे तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। अगर आप एक ही दफ़ा अच्छा वाला पैकेज खरीद लेते हो तो वो ज़्यादा आसान है। सर मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, किस बारे में कंफ्यूजन है? मुदस्सिर बताएं, सवाल पूछें। लॉगिन और साइन अप पेजेस भी करवा देता हूँ शेरोज। हम अभी आने वाले दिनों में थीम्स ही कुछ ऐसे यूज़ करेंगे इंशाल्लाह जिसके ऊपर ये सारी की सारी लॉगिन और साइन अप पेजेस जो है वो सारे बने बनाए हमें मिल जाएंगे। अभी आज जो है वो हमने डैशबोर्ड, अभी 1-2 लेक्चर्स जो है डैशबोर्ड के ऊपर होंगे, ठीक है, कि ये सारे का सारा डैशबोर्ड हमें पता चल जाए कि इसके अंदर कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या क्या कर रहा है, ठीक है।
पोस्ट वाला सेक्शन क्लियर है तो मुझे बता दें। डोमेन भी अटैच करना भी बता दें। वो डोमेन अटैच करके देगा आपको होस्टिंग के साथ ना, मुबारक अली। वो आपको होस्टिंग और डोमेन दोनों अटैच करके आपको डायरेक्ट सी पैनल जो है वो आपके हाथ में पकड़ाएगा कि भाई यूज़र नेम और सी पासवर्ड ये, इसको लॉगिन करो और जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल करके अपना काम करना शुरू करो। ठीक है, तो किसी रीज़न की वजह से मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया वो। अच्छा जी, फरहीन का सब कुछ हो रहा है जो हमने किया है काम अभी तक। और मुदस्सिर कह रहे हैं आपने ब्लॉग पर पोस्ट कर दी, जैसे आपकी वेबसाइट है उसमें डिफरेंट पेजेस हैं और हर पेज पर उसी पेज से रिलेटेड पोस्ट है, वो कैसे करनी है? तो सिंपल, आपने जैसे ही पोस्ट करेंगे उसको कोई कैटेगरी असाइन करते जाना है। जैसे मैं अगर डेपर डॉट रिव्यूज़ की बात करता हूँ तो होम एंड किचन है, तो होम एंड किचन के अंदर मैंने जितनी भी पोस्टें की थी उनको एक कैटेगरी असाइन की थी होम एंड किचन की। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पोस्ट करते हुए इसको इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी दी थी, इसको जो है वो हमने होम एंड किचन दिया था। इसी तरह जब हम न्यू एक पोस्ट क्रिएट करते हैं ठीक है, उसके अंदर हम फैशन की कैटेगरी रख लेते हैं। जैसे ये फैशन की कैटेगरी है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी आप यहाँ से पकड़ लें, बास्केटबॉल शूज़ हैं, ठीक है। टॉप 7 बेस्ट आउटडोर बास्केटबॉल शूज़, यहाँ पे मैंने लिखा बेस्ट आउटडोर बास्केटबॉल शूज़, ठीक है। और मैंने इसको कैटेगरी एक असाइन कर दी फैशन की। इसको जो है वो पिक्चर भी लगा लेते हैं। सेव इमेज किया, वापस आया, फीचर्ड इमेज लगाया इसको और ड्रैग करके इसको मैं कैटेगरी लगा चुका हूँ फैशन की, ठीक है, और पब्लिश कर दिया। तो अब मेरी वेबसाइट के ऊपर जो हम बना रहे हैं अभी, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली पोस्ट नज़र आ गई, कैमरे वाली। फैशन है तो फैशन में अभी जो हमने पोस्ट की है शूज़ वाली, तो वो शूज़ वाली पोस्ट आ गई। फिर उसके बाद होम एंड किचन है तो होम एंड किचन में जो हमने हॉट प्लेट्स वाली की थी वो आ जाएगी। तो इसी तरह जैसे जैसे नई पोस्टें आती जाएंगी उनको हम कैटेगरीज असाइन करते जाएंगे। एक कैटेगरी के अंदर 100 पोस्टें भी तो हो सकती है ना। होम एंड किचन की 100 प्रोडक्ट है, फैशन की 100 प्रोडक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 100 प्रोडक्ट है। तो उसके हवाले से हमने हर एक पोस्ट को उसकी स्पेसिफिक कैटेगरी असाइन करते जाना है और वो सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली आके यहाँ पे एक वेल मैनेज्ड फॉर्म के अंदर नजर आ जाएगी। हाँ जी मुदस्सिर, अब आपका सवाल जो है वो क्लियर हो गया कि ये कैसे इनके पेजेस के ऊपर आ रही हैं। ये मंथली नहीं होता, शानी मलिक हैं कोई, और ये ईयरली पैकेज जो है वो आपको ख़रीदना पड़ता है, मंथली नहीं होता। ये बस प्राइस लिखी हुई है उसने मंथली, तो पैसे वो ईयर की लेता है मेरा ख्याल। सर एक होस्टिंग पर अनलिमिटेड डोमेन्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेरी एक डोमेन है dapper.reviews, एक डोमेन है सेफ्स्काई, एक डोमेन है मेरी क्यूटीन, एक डोमेन है मेरी लेट्स सपोज कौन सी वाली, सजावट कर रहे हैं। ये 4 डोमेन्स हैं। इन चारों डोमेन्स का एक ही सी पैनल है, सी पैनल एक ही है, और उसी एक सी पैनल के अंदर एक होस्टिंग के अंदर चारों डोमेन्स जो है वो मैनेज हो रही हैं। हर एक का अपना अपना फोल्डर है फाइल मैनेजर वाले सेक्शन के अंदर, और उसके अंदर अपनी अपनी फाइल्स पड़ी हुई हैं, उसकी अपनी अपनी डाटाबेसेस हैं। तो सी पैनल एक ही होगा और मुख्तलिफ डोमेन्स होंगी, तो सारी की सारी मेरी वेबसाइट एक ही होस्टिंग के ऊपर चल रही होगी। ठीक है, ये मतलब है इसका। मोहसिन अली का सवाल है सर, एक डोमेन से दूसरी डोमेन पे मूव करना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर है? वो भी इंशाल्लाह एक पूरा लेक्चर है जिसको हम माइग्रेशन बोलते हैं, कि एक होस्ट से दूसरे होस्ट के ऊपर या फिर एक डोमेन से दूसरे डोमेन के ऊपर हमने कंटेंट को कैसे मूव करना है। तो वो एक पूरा लेक्चर है, उसके अंदर पढ़ेंगे और उसकी फिर गिग भी लगाएंगे। बिलाल, आप जो भी सवाल पूछते हो ना, मुझे अभी तक आपका एक भी सवाल समझ में नहीं आया।
अरसलान पता नहीं कौन सी वेबसाइट की बात कर रहा है अब। अरसलान कह रहा है कि सर ये जो आपने अपनी साइट पर कैटेगरी शो करवाई हैं राइट साइड पर सिक्वेंशली टॉप टू बॉटम, वो कैसे अरेंज किया? वो अभी फॉर्मेटिंग की हुई है सारी की सारी। आप, मेरा ख्याल है कि इन कैटेगरीज की बात कर रहे हो, ठीक है? तो ये फॉर्मेटिंग ही है, ठीक है? ये कस्टमाइजेशन ही है। इसको जैसे जैसे डिटेल के अंदर पढ़ते जाएंगे ना, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये कैसे हमने करना है, ठीक है? तो ये वाली जो डेपर कैटेगरीज की बात कर रहे हो ना आप, इसको भी हम अभी बाद में पढ़ेंगे। ये एक डिटेल्ड टॉपिक है जी। कुछ प्लगइन्स की मदद से हमने यहाँ पे इसको लगाना है। अच्छा जी, मलिक मौजम साहब ने एक सवाल पूछा है। वो कह रहे हैं कि सर जैसे हमने कलर जिला इंस्टॉल किया था कि पता चल सके कि कौन सा कलर यूज़ हुआ है, क्या इसी तरह थीम अगर चेक करना है तो क्या ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि हम चेक कर सकें कि कौन सा थीम यूज़ हुआ है? मैंने ये शायद क्लास में पहले भी बताया था। एक वेबसाइट है, उसका नाम है WP थीम डिटेक्टर, ठीक है? WP थीम डिटेक्टर के ऊपर जाओगे आप लोग और उसको अपनी जो वेबसाइट है उसका URL दोगे, जो भी आपका URL है। जैसे मैंने rankme.today का URL कॉपी किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और इसको एंटर कर दिया। तो वो अब प्रोसेस कर रहा है, चेक कर रहा है कि ये जो rankme.today वाली वेबसाइट है इसके ऊपर कौन सा थीम जो है वो अभी इंस्टॉल है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को एक एक्सटेंशन मिल जाएगी वट रन्स की। वट रन्स के नाम से गूगल एक्सटेंशन है, वट रन्स, ठीक है? क्रोम एक्सटेंशन लिखेंगे यहाँ पे, तो ये एक एक्सटेंशन आप लोगों को मिल जाएगी। उस एक्सटेंशन के ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। तो ये देखें, ये जो थीम डिटेक्टर था उसने हमें बता दिया कि ये उस थीम का नाम है, रेस्टोनियो एक्स। चेक कर लें बेशक जाके आप लोग अपीयरेंस के अंदर जाते हैं और थीम्स के अंदर, तो देखते हैं कि क्या यही वाला थीम लगा हुआ है, ठीक है जी? तो ये रेस्टोनियो एक्स के नाम से हमारे पास जो थीम है वो अभी फ़िलहाल इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है। तो WP थीम डिटेक्टर ने हमें ये बता दिया कि ये फ़लाँ थीम जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल है। ये ज़रूरी इसलिए होता है जब हमने किसी वेबसाइट की कॉपी करनी होती है तो फिर हमें पहले ये देखना पड़ता है कि ये फ़लाँ वेबसाइट जो है ये कौन सा थीम यूज़ कर रही है, ताकि हम भी अपनी वेबसाइट के ऊपर वही थीम इंस्टॉल करके कुछ कस्टमाइजेशंस करके उसके अंदर चेंजिंग करके सेम उसी वेबसाइट की कॉपी बना सकें। दूसरी मैंने बात बताई वट रन्स के नाम से। तो वट रन्स क्या करता है कि वट रन्स आपको बताता है कि इस वेबसाइट के ऊपर कौन सा थीम जो है वो इंस्टॉल्ड है। तो मैं rankme.today को ओपन करके जैसे ही मैंने वट रन्स की जो एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल किया, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं, अपग्रेड करें? इसको क्या हो गया? हाँ, ये देखिए जरा, मैंने safsky.com खोला, उसके ऊपर जाके मैंने वटरन्स की एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक किया तो उसने मुझे बता दिया कि इसका जो थीम है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, एस्पायर प्रो। इसकी मैंने एग्जांपल भी आप लोगों को शायद पहले क्लास में दी थी, ठीक है? कि एस्पायर प्रो का जो थीम है वो हम अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है जी? तो एक्सटेंशन के जरिए भी कर सकते हैं और WP थीम डिटेक्टर के ज़रिए भी कर सकते हैं। सर 1 ईयर बाद हमारी वेबसाइट बंद हो जाएगी क्या, होस्टिंग की एक्सपायरी डेट के बाद? हाँ जी, वो आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि इतने दिन रह गए आपकी एक्सपायरी के अंदर, तो आप इसको रीन्यू करवा लें। तो रीन्यू करवा लें आप, उसको कोई मसला नहीं है। तो काम आपका सारे का सारा सेव रहेगा, जितनी कस्टमाइजेशन आपने पूरे साल में की होगी वो सारी की सारी सेव रहेगी, उसको कोई मसला नहीं होगा। सिंपल आपने बस उसके रीन्यूअल के चार्जेस देने होते हैं और वो आपकी सर्विसेज दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा जी, मुदस्सिर क्या कह रहे हैं? हाँ जी, और आपकी डोमेन 6 मंथ तक फ्रीज हो जाएगी, अगर उस दौरान आप बाय कर लो तो ठीक है, नहीं तो फिर सेल के लिए अवेलेबल होगी नहीं थी। अच्छा ठीक। सर वेब डिज़ाइन कॉपी करने पे नहीं कॉपी पेस्ट का इशू आता? नहीं, डिज़ाइनिंग के अंदर कोई इशू नहीं है। हाँ, कंटेंट को अगर आप कॉपी करने की कोशिश करते हो तो फिर इशू आएगा। डिज़ाइनिंग कॉपी करते रहो, कोई मसला नहीं। लेआउट कॉपी करो, कलर्स कॉपी करो, डिज़ाइन के कॉपी करो, स्लाइडर्स कॉपी करो, उस पर कोई आपको जो है वो उंगली उठा के सवाल नहीं कर सकता कि आपने ये क्यों किया। अच्छा जी, चलें जी वापस आ जाते हैं ज़रा। पोस्ट वाला सेक्शन
कंप्लीट हो गया। पोस्ट के अंदर हमने ऑल पोस्ट पढ़ा। अच्छा, ऑल पोस्ट के अंदर एक चीज़ और देख लें, यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी है एडिट, कि हम पूरी पोस्ट को कैसे एडिट कर सकते हैं। फिर एक चीज़ है क्विक एडिट। क्विक एडिट के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि बेस्ट आउटडोर बास्केटबॉल शूज़ हैं, तो यहाँ पे अगर मैंने इसका टाइटल चेंज करना हो, बास्केटबॉल शूज़ इन 2020 लिखना हो, तो बजाय इसके कि मैं एक पूरा पेज खोलूँ नया एडिट के ऊपर क्लिक करके और उसके ऊपर जाके मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ और फिर देन अपडेट के ऊपर क्लिक करूँ, तो मैंने यहीं पे क्विक एडिट कर दिया, तो वो अभी इन 2020 भी लग गया। ठीक है, तो छोटी छोटी चेंजेस जो करनी होती हैं आपने, अगर लेट्स सपोज इसकी कैटेगरी चेंज करनी है, फैशन को उड़ा के होम एंड किचन करना है, तो यहाँ से होम एंड किचन करके इसको अपडेट कर दें। या फिर इसकी डेट चेंज करनी है, इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है कि आप कंटेंट के ऊपर पासवर्ड लगा देते हैं और कुछ लोगों को बता देते हैं कि इसका पासवर्ड ये है, तो वही लोग फिर उस पासवर्ड को लगा के उस कंटेंट को देख सकते हैं। बाकी लोग जिनको पासवर्ड नहीं पता होता, तो वो जो है वो पासवर्ड नहीं देख सकते। अच्छा जी, आमिना कोसर का सवाल है कि सर जैसे हम एक पैकेज बाय करें जिसमें अनलिमिटेड डोमेन्स हों, तो क्लाइंट की वेब बनाने के लिए हम अपनी ही होस्टिंग यूज़ करेंगे। आमिना, आपको जो ऑनलाइन क्लाइंट्स मिलेंगे ना, उनमें से अक्सर लोगों ने अपनी होस्टिंग और डोमेन जो है वो ख़रीदी हुई होगी, वो आपको उसका cPanel और यूज़र नेम पासवर्ड भेज देंगे। आपने सिंपल काम करना होगा, कुछ भी बाय नहीं करना। लेकिन अगर कोई क्लाइंट आपको ऐसा मिलता है जिसको होस्टिंग और डोमेन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और आपको कहता है वो कि आप ही बाय करो होस्टिंग और डोमेन, तो आप उसको इसी से hostingyo.com वाले से ही बाय करके दे सकते हो। उसके अलहदा से चार्जेस आप ले सकते हो। बल्कि मेरे तो एक दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं भी जो 5-6 हज़ार के अंदर hostingyo से जो है वो होस्टिंग खरीदते हैं और आगे 10-10, 12-12 हज़ार में भी वो बेच देते हैं। ठीक है, तो इस तरह भी आप इसको मैनेज कर सकते हो। सर वेबसाइट की डेटाबेस कैसे बिल्ड करते हैं? ये डेटाबेस जो है, जब हम वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं ना, ये सारी की सारी कस्टमाइजेशन कर रहे हैं हम, तो डेटाबेस ऑटोमेटिकली पीछे जो है वो मैनेज हो रही है। आप लोगों को याद होगा, हमने जब लोकल होस्ट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, तो हमने एक डेटाबेस खुद से क्रिएट की थी बैच 9 के नाम की, और उसको कनेक्ट किया था अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के साथ। ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करते हुए, तो वो डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो चुकी है। अब जैसे जैसे हम चेंजेस करते जा रहे हैं ना, तो उस डेटाबेस के अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस होती जा रही है। वर्डप्रेस एक टूल ही ऐसा है जिसके अंदर हमें ना डेटाबेसेस की कोई फिक्र होती है कि डेटाबेसेस कैसे मैनेज हो रही हैं कैसे नहीं, ये ऑटोमेटिकली बैकएंड के ऊपर काम कर रहा होता है। ठीक है, हमने सिंपल यहाँ पे आके ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए पोस्टिंग करनी है, पेजेस बनाने हैं, मेन्यूज क्रिएट करने हैं, प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं, अपीयरेंस के अंदर काम करना है, कस्टमाइजेशन के अंदर काम करना है, सेटिंग्स करनी है। ठीक है, तो हमें डेटाबेसेस के साथ अभी कोई सरोकार नहीं है। डेटाबेसेस का पूरा एक लेक्चर है 1-2 हफ्ते का, उसको हम इस कोर्स के लास्ट पे पढ़ेंगे कि हम डेटाबेसेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, खुद से डेटाबेसेस कैसे क्रिएट करके उसके अंदर टेबल्स और रिलेशनल डेटाबेसेस और इंडस्ट्रियल लेवल पे डेटाबेसेस कैसे यूज़ होती हैं और एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कैसे काम करता है, तो इसको हम कोर्स के लास्ट पे पढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, कैटेगरीज वाला सेक्शन क्लियर हो गया ना? कैटेगरीज के अंदर हमने ये सीख लिया कि हमने कैटेगरीज क्रिएट कैसे करनी है। उसके बाद एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है परमालिंक। मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ तो इसको मैं एडिट करता हूँ। तो अभी एडिट करके इस टाइटल के बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक हेडिंग नज़र आ रही है आप लोगों को, परमालिंक की। परमालिंक का मतलब ये होता है वो लिंक जिस लिंक के ऊपर हम जाके इस पोस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और वो लिंक क्या है कि rankme.today/2020/05/05, ये वो डेट है जिस डेट को ये पोस्ट पब्लिश की गई थी, और फिर /best-outdoor-basketball-shoes। इतना बड़ा परमालिंक है, और इतना बड़ा परमालिंक किसी बंदे के लिए याद रखना जो है वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इस परमालिंक स्ट्रक्चर को भी हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी से वर्डप्रेस को ये कहेंगे कि भाई मेरे परमालिंक के अंदर ना ये जो डेट आ रही है और नेम आ रहा है, ये दोनों चीज़ें नहीं आनी चाहिए, या तो डेट आ जाए या फिर नेम आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल नाम से इनको कॉल कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलता है परमालिंक्स का, परमालिंक की सेटिंग्स का, और यहाँ पे बहुत सारे परमालिंक स्ट्रक्चर आप लोगों को मिल जाएंगे
कि आपने परमालिंक स्ट्रक्चर प्लेन रखना है। प्लेन के अंदर क्या होता है कि हर एक पोस्ट को एक यूनिक नंबर असाइन कर दिया जाता है और उस यूनिक नंबर से वो पोस्ट जो है वो कॉल हो जाती है। जैसे rankme.today/p = 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह का कोई रैंडम नंबर जो है वो असाइन कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद डे एंड नेम जो अभी सिलेक्टेड है फिलहाल जो हमारे पास परमालिंक स्ट्रक्चर सिलेक्टेड है, जो हमने देखा वो था डे एंड नेम, कि उस परमालिंक के अंदर डे और नेम दोनों आ रहे थे। ठीक है, तो इसको अगर मैं चेंज करके मंथ एंड नेम करना चाहता हूँ, या उसको चेंज करके मैं न्यूमेरिक करना चाहता हूँ कि न्यूमेरिकली इंडेक्स कर दें उसको, या फिर अगर मैं चेंज करके उसको पोस्ट नेम करना चाहता हूँ कि सिंपल सिर्फ rankme.today के बाद पोस्ट का नाम जो है वो आए और कुछ ना आए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कस्टम स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ से ईयर भी सिलेक्ट कर दूँ, अगर मैं यहाँ से डे भी सिलेक्ट कर दूँ, आवर भी सिलेक्ट कर दूँ, मिनट भी सिलेक्ट कर दूँ, सेकंड भी सिलेक्ट कर दूँ, कि जिस साल को, जिस महीने को, जिस मिनट और जिस सेकंड को वो पोस्ट जो है वो पब्लिश हुई थी वो उस यूआरएल के अंदर आए, तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। हमने यूज़र के लिए आसानी पैदा करनी है कि वो आसानी से हमारे कंटेंट तक पहुंच सके, तो उसके लिए बेस्ट जो है वो पोस्ट नेम है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट कैसा है, उस हिसाब से जो है वो आप अपने परमालिंक स्ट्रक्चर को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पोस्ट के अंदर अब दोबारा से जाता हूँ और अब मैं किसी पोस्ट का परमानेंट स्ट्रक्चर देखता हूँ तो क्या उसमें अभी भी वो डेट आ रही है या नहीं आ रही। तो अब देखें जरा, बेस्ट आउटडोर बास्केटबॉल शूज इन 2020, तो rankme.today/बेस्ट आउटडोर बास्केटबॉल शूज। तो अब इसमें सिंपल नाम आ रहा है, अब इसके अंदर जो डेट है वो आपकी नहीं आ रही। ठीक है, तो इसी का दूसरा नाम जो है वो है स्लग। क्या नाम है? स्लग। स्लग बोलते हैं हम निक नेम को, या फिर हम बोलते हैं कि इस नाम को अगर आप वेबसाइट के यूआरएल के बाद लिख देंगे तो ये फलां कैटेगरी के ऊपर पहुंच जाएगा। जैसे मैं अगर बात करता हूं, अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पेज विजिट करना है तो मैं इसको व्यू करता हूं, तो इसका यूआरएल देखें क्या बनता है, rankme.today/category/electronics। इसका मतलब ये हुआ कि rankme.today की एक कैटेगरी है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। उस पेज के ऊपर जाओ तो उस पेज पे आते हैं तो हमें ये कंटेंट मिल जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कैटेगरी का जो स्लग था वो क्या था, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, जो स्मॉल लेटर्स के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे एक और नई कैटेगरी क्रिएट करनी हो, कैटेगरी कौन सी क्रिएट कर लें जी, हम यहाँ पे मोबाइल की एक कैटेगरी जो है वो क्रिएट कर देते हैं, मोबाइल फोन्स। ठीक है, तो मोबाइल फोन्स की एक मैंने कैटेगरी क्रिएट कर ली, तो उसका मैंने एक स्लग भी बना दिया साथ। स्लग का मतलब क्या है कि उसका शॉर्ट नेम होता है और उसके जरिए ही उसको हम कॉल करते हैं। मैंने मोबाइल बना लिया, इसकी मैंने जो है वो पेरेंट कैटेगरी क्या रख दी, इलेक्ट्रॉनिक्स। रखना चाहते हैं तो रख लें, वरना इसको आप सिंपली ऐसे भी लेके चल सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया, तो अब मैं अगर मोबाइल के ऊपर जाऊंगा, इसको मैं व्यू करूंगा, तो अब देखते हैं इसका यूआरएल क्या बनता है। तो देखें rankme.today/category/mobile, तो ये मोबाइल कहाँ से आया, स्लग वाले सेक्शन से। ठीक है, तो स्लग अगर हम सेट कर देंगे तो मतलब ये होगा कि हम जो कैटेगरी है उसको कॉल करने के लिए हमें आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, उमैर अली का सवाल है, सर एक जनरल क्वेश्चन है, होस्टिंग यो पाकिस्तान में बैठा कैसे डोमेन सेल कर रहा है, क्या इसके लिए कोई हैवी सेटअप चाहिए? हम ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसमें ये होता है कि यूएस और यूके के मुख्तलिफ सर्वर्स होते हैं और उनकी कन्फिगरेशन करनी होती है आपने अपनी डोमेन के ऊपर, और कुछ बने बनाए सिस्टम्स भी मिल जाते हैं, उनको भी आप परचेज कर लेते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट होती है इसके अंदर, होस्टिंग के बिजनेस के अंदर, और कुछ सर्वर सेटअप करने होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज है। ठीक है, ये तो मैंने एक बताई है। सर्विसेज के हवाले से मैं जो है वो अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर देता हूँ जिसकी सर्विस अच्छी होती है। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर भी बैठ के आप सेटअप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है कोई 1-2 लाख की, और फिर उसके बाद आपको इसकी जो सर्वर कॉस्ट है ना वो आती है। जैसे वो आपको कुछ पैकेजेस दे रहा है ना, किधर गया वो, पता नहीं कितने जीबी का पैकेज था वो होस्टिंग यो का, 5 GB का पैकेज था। तो वो जो स्पेस है वो उसको पहले खरीदनी पड़ती है और उस स्पेस को वो जो है वो आगे आप लोगों को सेल कर देता है।
और ये ऐसे ही है जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हो और उसको आगे सेल कर देते हो, तिजारत जिसे हम बोलते हैं। अब जैसे लेट सपोज ये 5 GB की स्पेस वो जो है वो 499 के अंदर, मतलब 6,000 रुपये में अगर आपको दे रहा है, तो हो सकता है वो पीछे से 4,000 में, 5,000 में, या जितने में भी उसको पड़ती होगी वो इतने में सेल बाय करके आपको जो है वो आगे सेल करता होगा। ठीक है, तो इस तरह का ये एक सिस्टम है जिसके अंदर स्पेस को, इस वर्चुअल स्पेस को हम आगे सेल करते हैं, जिसके ऊपर लोग अपनी अपनी वेबसाइट्स खड़ी कर सकते हैं, अपना कंटेंट सेव कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स जो हैं उनका जितने भी इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो इस स्पेस के ऊपर जाके सेव होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, आ जाए ज़रा वापस। अच्छा, फिर उसके बाद अगली चीज़ है टैग्स। अच्छा, अब टैग्स क्या होते हैं? जैसे हमने फाइवर के ऊपर पढ़ा था कि हम टैग्स लगाते हैं किसी भी गिग को, और एक गिग के ऊपर हम 5 टैग्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे टैग्स लगाने का मकसद सेम वही है जो फाइवर पे था, कि हम फलां फलां कीवर्ड्स के ज़रिए अपनी पोस्ट को रैंक करना चाहते हैं और उस पोस्ट के ऊपर हम जो है वो रैंकिंग लेके आना चाहते हैं। तो इनके ऊपर टैग्स भी लगा दें आप लोग। जैसे आईफोन एक्स की अगर कोई पोस्ट लगा रहे हैं तो आईफोन एक्स, आईफोन एक्स मैक्स, इस तरह की कुछ जो है वो आप लोग लगा सकते हैं, कुछ टैग्स वगैरह लगा सकते हैं, जिसको सर्च करके जो यूज़र है आपकी साइट के ऊपर आए तो उनको वो वाली पोस्ट जो है वो सामने नज़र आ जाए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है जो हमने फाइवर के ऊपर टैग्स का पढ़ा है, वही कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे आपको टैग्स का कॉन्सेप्ट मिलेगा। उससे अगली चीज़ है मीडिया। मीडिया नाम से जाहिर है कि आप इस मीडिया के अंदर जितनी भी पिक्चर्स अपलोड करेंगे वो सारी की सारी इस मीडिया के अंदर आके स्टोर हो जाएंगी। तो अभी सुबह से लेके अभी तक हमने ये 4 पिक्चर्स जो हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए हैं, तो ये 4 पिक्चर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली मेरी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आके सेव हो गई हैं। और अगर मैं यहाँ पे से इनको डिलीट करना चाहूँ, बल्क सेलेक्ट करता हूँ मैं, 1 2 3 4, डिलीट परमानेंटली के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये डिलीट हो जाती हैं। इसी तरह की मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं जो हम यहाँ से जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं कोई नई जो है वो फाइल्स यहाँ पे अपलोड करना चाहता हूँ तो ये सबसे ऊपर ऐड न्यू का ऑप्शन है। ठीक है, इसके ऊपर मैं ऐड न्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आ जाता है मेरे पास। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट फाइल करूँगा, यहाँ से जो भी फाइल मुझे मिलेगी कोई मीडिया फाइल, मैं उसको यहाँ से अपलोड कर दूँगा। ठीक है, जो भी, अच्छा, मीडिया किसी भी किस्म का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई इमेज ही होगा, वो कोई वीडियो भी हो सकती है, वो कोई PDF फाइल भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की फाइल्स को भी आप अपलोड कर सकते हैं। चले जी, फिर उसके बाद आगे आती है बात पेजेस की। तो पेजेस की बात जब हम करते हैं तो आप लोगों को एक चीज़ जो डिफरेंस है पेजेस के अंदर और पोस्ट के अंदर वो देखना है कि हमने rankme.today का ये जो सैम्पल पेज है सामने, ठीक है, और एक है हमारे पास ये ब्लॉग का पेज जिसके ऊपर कुछ पोस्टें नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब ब्लॉग के पेज के ऊपर टोटल 3 पोस्टें हो चुकी हैं। हमने वहाँ से सेटिंग की थी ना कि ऑटोमेटिकली जो है वो ये पोस्टें जो है वो ब्लॉग के पेज के ऊपर आके शो अप होती रहे, तो वो अब 3 पोस्टें ब्लॉग के पेज के ऊपर आ चुकी हैं। तो ब्लॉग का पेज हो गया, फिर ये कैटेगरी का पेज है फैशन वाला। ठीक है, और इसके अलावा ये हमारे पास है एक पोस्ट का सेक्शन कि एक पोस्ट जो है वो कैसी नज़र आती है। इन चीज़ों को देख के, डैशबोर्ड को देख के आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि इनमें डिफरेंस क्या है, पोस्ट में और पेज के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है। तो बता सकता है मुझे कि पोस्ट और पेज में क्या डिफरेंस होता है? मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर का। पेजेस के ऊपर पोस्ट शो होती हैं, ज़रूरी नहीं है पोस्ट के किसी पेज के ऊपर ही शो हो, वो वैसे भी शो हो सकती है। और कोई डिफरेंस? पोस्ट उस पेज का कंटेंट हो सकता है, नहीं,
पोस्ट कंटेंट होता है और पेज जिसके ऊपर कंटेंट शो हो रहा होता है। अच्छा चले मान लेते हैं पोस्ट पेज के ऊपर शो होती हैं कोई भी इमेज या वीडियो और पेज। ठीक है। होम पेज है, ब्लॉग है या सब पेज है? अच्छा ठीक है। पेज से कोई न्यू ऑप्शन ऐड करना होता है, जैसे कॉन्टेक्ट अस का किया था कल, और पोस्ट एक न्यू कैटेगरी क्रिएट करना था। वन पेज हैव मैनी पोस्ट बट वन पोस्ट हैव हिज ओन पेज। वेरी गुड। अच्छा पेज सर स्टैटिक होता है, लेकिन पोस्ट पर टाइम डेट पोस्ट करने वाले का नाम वगैरह शो होता है। ये बहुत अच्छी बात की है बिन बाबर ने। उन्होंने कहा कि पेज जो है वो स्टैटिक होता है। इसका मतलब ये है कि पेज के ऊपर जो कंटेंट होता है वो स्टैटिक होता है और वो रैंडमली कंटेंट जो है वो हम बार बार चेंज नहीं करते और उस कंटेंट को हमने बहुत देर बाद चेंज करना होता है। लेकिन जो पोस्ट होती है तो पोस्ट के अंदर हम फ्रीक्वेंटली अपने जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर चेंजेस करते रहते हैं। जैसे हमारी कोई न्यूज़ चैनल की वेबसाइट है तो हर 1 घंटे बाद ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है, बल्कि तो अब तो मिनट्स के बाद आ रही होती है। तो वो हर एक ब्रेकिंग न्यूज़ को वहाँ पर पब्लिश करना होता है। तो उसके लिए फिर आप नए पेजेस तो क्रिएट नहीं कर सकते ना हर न्यूज़ के लिए, तो आपको पोस्ट करना पड़ती है और उसके अंदर आप फ्रीक्वेंटली जो है वो चेंजेस कर सकते हो, नए कंटेंट को लेके आ सकते हो। कामरान अकमल ने सारा ही गूगल से उठा के दे दिया। पेजेस आर फॉर स्टैटिक टाइमलेस कंटेंट, दे डू नॉट हैव अ पब्लिश डेट। उसी वक्त सर्च किया है गूगल से और वो सारा कमेंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी। पोस्ट के ऊपर सब पेजेस शो होते हैं बट पेज के ऊपर एक स्पेसिफिक पेज की इंफॉर्मेशन होती है पोस्ट कैटेगरी और टैग्स को इस्तेमाल करके। ठीक है जी, ये बड़ी अच्छी बात है हुरैन फातिमा ने की है कि पोस्ट के अंदर कैटेगरीज और जो टैग्स हैं पोस्ट के होते हैं लेकिन पेजेस के नहीं होते। तो आप लोगों को यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा, मैं पोस्ट वाले सेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे पोस्ट वाले सेक्शन में सब मेन्यू के अंदर कैटेगरीज और टैग्स आ रहे हैं। इसको हम कलेक्टिवली इन दोनों को हम टेक्सोनमीज़ बोलते हैं और टेक्सोनमीज़ किस लिए इस्तेमाल होती हैं? हमारे कंटेंट की क्लासिफिकेशन करने के लिए, कि हम क्लासीफाई कर दें कि कौन सा कंटेंट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, किस टैग से बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन पेजेस की कोई कैटेगरी नहीं होती, पेजेस की कोई जो है वो टैग नहीं होते। आपने सिंपल क्या करना होता है कि पेजेस के ज़रिए कुछ ऐसा कंटेंट पब्लिश करना होता है जिसको हमने काफ़ी अरसे तक चेंज नहीं करना होता है। जैसे हमारा टीम का कोई पेज हो सकता है, ठीक है, अबाउट अस का पेज है, उसके अंदर हमने सारी टीम के बारे में बताया कि हमारी जो ये वेबसाइट है वो कौन सी टीम मैनेज करती है और उसके बंदे जो हैं वो क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि टीम फ़लाँ टीम मेंबर है, उसका नाम ये है, उसका ओहदा ये है, उसका काम ये है। फ़लाँ टीम मेंबर है तो उसका नाम, ओहदा का और काम ये है। तो अब टीम मेंबर्स तो हम फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं ना करते, जब भी कोई नया टीम मेंबर आता है या फिर पुराने वाला जाता है तो तभी चेंज होते हैं ना। तो इसको क्योंकि हमने चेंज नहीं करना होता इसलिए हम एक पेज बना लेते हैं अबाउट अस का, जिसके अंदर हम अपनी कंपनी का विजन, अपनी कंपनी का मिशन लिखते हैं। ठीक है, अब विजन और मिशन तो चेंज नहीं होते, तो इस तरह का कंटेंट बार बार जो चेंज नहीं हो रहा होता उसको हम पेजेस के ऊपर शो करवा देते हैं, और ऐसा कंटेंट जिसको हमने फ्रीक्वेंटली चेंज करना होता है उसको हम पोस्ट के ऊपर पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने जैसे सुबह एक पेज बनाया था ब्लॉग का, इसी तरह हम मुख्तलिफ़ किस्म के पेजेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, टाइटल लिखेंगे, जो भी हम उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे, उसकी फीचर्ड इमेज सेट करेंगे। आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे से कोई भी कैटेगरी वाला सेक्शन मौजूद नहीं है। ठीक है, लें जी, यहाँ तक चीज़ें मुकम्मल हो गई। 3 चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं, पोस्ट, मीडिया और पेजेस। इसके अंदर कोई भी मसला है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, 3 मिनट अभी भी बाकी हैं लेक्चर एंड होने में। इन 3 चीज़ों को आप आज इम्प्लीमेंट करेंगे अपने अपने सर्वर्स के ऊपर, चाहे लोकल होस्ट है चाहे लाइव सर्वर है। जिनके पास अभी लोकल होस्ट है मैं रिकमेंड करता हूँ कि ख़रीद लें वो एक लाइव सर्वर और उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, ताकि आपके अपने पोर्टफोलियोज़ भी बिल्ड हों और आप अपने काम को, अपने क्लाइंट्स को और अपने लोगों को, दूसरे रिलेटिव्स को, दोस्तों को भी दिखा सकें कि सर मैं एक वेब डेवलपर बन चुका हूँ और अब मैं अपनी एक वेबसाइट बना रहा हूँ। ठीक है,
तो ख़ास तौर पे ज़रूरी ये है कि आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें और पोर्टफोलियो बिल्ड करके अपने क्लाइंट्स को जो है वो अपना काम दिखाएं। हाँ जी, ज़ूफ़िशा अरशद, बिल्कुल वो भी जो है वो थीम की सेटिंग ही होती है, उसको भी इंशाल्लाह पढ़ लेंगे टाइम आने पे। जैसे मेन पेज पे है या नहीं, आई डोंट नो, नहीं इस पर तो पोस्ट ही नहीं है, ब्लॉग पे देख लेते हैं। हाँ, तो वो नीचे हम नंबरिंग वगैरह लगा लेंगे, कोई मसला नहीं है। अभी अभी आपने समझ लें कि आधा परसेंट भी वर्डप्रेस का नहीं पड़ा, ठीक है। अभी सिंपल आप इसके डैशबोर्ड से नो हाउ ले रहे हैं। अभी जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्लगइन्स और उनकी फंक्शनैलिटीज़ को देखेंगे तो फिर एक नया दौर और एक नई चीज़, नई स्किल्स जो हैं वो आप लोगों के सामने जो है वो रोशनास होंगे। आज के लेक्चर में कोई मसला, कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। अगर किसी को भी कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, उसके बाद फिर लेक्चर एंड करते हैं। ठीक है जी, किसी को कोई मसला नहीं है? ओके, ठीक है जी। फिर आज की जो चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट करें सारे लोग, और देखें, मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्टें लगा के देखें, और मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट जो है वो पब्लिश करके उसको फॉर्मेट करके अपनी जो आपका पोस्ट वाला सेक्शन है उसके अंदर उसको लगा के देखें। उससे ये होगा कि बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अभी पोस्ट, पेज और उसके बाद हमारा जो मीडिया वाला सेक्शन है, ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इनको देख लें ज़रा गौर से, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करके आएँ। अच्छा हुरैन, ये एक मैसेज शो हो रहा है आजकल ना, वो फाइवर के अंदर बग आया हुआ है, थोड़ा सा वो रिजॉल्व कर देंगे। वो सिर्फ आपको नहीं मैसेज आ रहा है, ये मैसेज जो है वो सब लोगों को आ रहा है। मेरे कुछ और भी स्टूडेंट्स थे, वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस तरह का मैसेज लिखा आ रहा है। तो ये थोड़ा सा मसला आएगा अभी 1-2 दिन, ठीक है। वो फाइवर की तरफ से ही कोई मसला है, वो उसको रिजॉल्व कर देंगे जल्दी, ठीक है। तो डोंट वरी, आप सिंपल अपनी गिग्स के ऊपर काम करें, अपनी गिग्स पब्लिश करते रहें बस। वो फाइवर का मसला है, वो उसको खुद ही सॉल्व कर देगा। समझ तो आ गई है, प्रैक्टिस के बाद सही पता चलेगा। हाँ जी, मैं करवा देता हूँ प्रैक्टिस, मुझे एड्रेस भी दे दे, मैं साथ घर पे आके ना सब लोगों की प्रैक्टिस भी करवा दूँगा, कोई मसला नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है। मेरे साथ भी यही मसला है, ठीक है जी। कैटेगरी बेस और टैग बेस क्या होता है? ये किस चीज़ की बात कर रहे हो भाई? कैटेगरी और टैग्स हमने पढ़ ली हैं, अभी उसी को देखो, ठीक है। और कैटेगरीज़ क्या होती हैं और टैग्स क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं और मेन्यूज़ के अंदर कैसे शो करवाना है, उसको देखें, ठीक है। अच्छा जी, रहमान का सवाल है, सर जब कोई वेबसाइट बनाते हैं तो साथ SSL सर्टिफिकेट एक्टिव करते होंगे आई थिंक, तो इसके लिए गिग बनाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? रहमान, बहुत सारी होस्टिंग्स हैं जो SSL सर्टिफिकेट आपको खुद से प्रोवाइड नहीं करती हैं, अलहदा से बाय करना पड़ता है। मैंने तो आप लोगों को जो रिकमेंड किया hostingio.com, ये तो आपको खुद से साथ ही SSL फ्री सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सारे क्लाइंट्स की, जो आप जिन क्लाइंट्स के साथ बात कर रहे होगे, कम्युनिकेट कर रहे होगे, तो उनके तो सर्वर के ऊपर होस्टिंग SSL सर्टिफिकेट तो इंस्टॉल नहीं होगा, तो उनको तो फिर आपने करके देना है। तो वो सर्विस आप बेच सकते हो। कल ही मैंने आप लोगों को एक गिग दिखाई है SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने की, तो 500 लोगों को उसने सर्विस दी हुई थी। तो वो 500 लोगों को सर्विस एम ही तो नहीं दे दी ना उसने, उनको ज़रूरत थी तो सर्विस दी है।
ठीक है। अच्छा, सब लोग जो हैं वो अटेंडेंस लाजमी लगा लें, वो जो फॉर्म है फिल करना है उसको लाजमी कोई भी भूले नहीं, वहीं से आप लोगों की अटेंडेंस लगेगी और उसको लाजमी लगाया करें, फिल किया करें। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।